हेलो दोस्तों, आज हम सॉलिड मॉडलिंग का एसएमडी का सॉलिड मॉडलिंग यूनिट 3 लेने वाले हैं, जिसमें पूरा इतना का इतना पूरा का पूरा कोर्स कवर होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ये पूरी चीजें कवर हो जाएंगी, लगभग 90% डेप्थ के साथ में। वो पूरी 100% जाएंगी, पर डेप्थ 90% तक सब में मतलब आ जाएगी। सॉलिड मॉडलिंग होता क्या है? सॉलिड मॉडलिंग होता है क्रिएशन ऑफ सॉलिड मॉडल। नाम में पता चल रहा है, एक सॉलिड मॉडल अपन एक कंप्यूटर में बनाते हैं। ये सब कैड का हिस्सा है, कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन। कैड मतलब सॉफ्टवेयर्स जो कैड के आते हैं, जैसे केटिया हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, ये अपने फ्यूजन 360 हो गया, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर आते हैं, इनमें एक 3D मॉडल को अपन डिजाइन करते हैं। इस 3D मॉडल को डिजाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन सॉलिड मॉडलिंग कहते हैं। अब सॉलिड मॉडलिंग का नीड क्या है, क्यों करते हैं अपन सॉलिड मॉडलिंग? क्योंकि इसके पहले जो आए थे वो थे वायर फ्रेम और सरफेस। अब कोई भी चीज इन्वेंट कैसे होती है? जो उसके पहले की चीजें आई होती हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एक नई चीज इन्वेंट की जाती है। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि वायर फ्रेम और सॉलिड मॉडल एम्बिगियस थे। एम्बिगियस का क्या मतलब होता है कि ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे एक ऑब्जेक्ट का। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मतलब है, जैसे आपने वायर फ्रेम देखा होगा, वायर फ्रेम मॉडल, तो वो पूरा वायर्स का एक फ्रेम टाइप का वैसा बना रहता है, जालियों जैसा। पर उसमें आपको प्रॉपर अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हो क्या रहा है, एग्जैक्ट किस मटेरियल से बना है, कितना शेप है, कितना साइज है। वो तो वायर्स का एक झुंड है, ऊपर से आउटर शेप मिलता है। वो इसलिए काम आता है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को एकदम से इमेजिन करना हो तो आप वो वायर फ्रेम में इजीली इमेजिन होता है, पर अंदर की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। सरफेस में भी सेम है कि आपको अंदर की डिटेल, अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। एम्बिगियस का क्या अर्थ होता है? जो चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो, अनक्लियर। तो आपको ये वर्ड याद रखना है एम्बिगियस, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है। और फिर ओनली जियोमेट्रिकल डाटा, इसमें सिर्फ जियोमेट्री का डाटा होता था। अब जियोमेट्री क्या होता है यहाँ पे? ये कि शेप, साइज, लोकेशन और डायमेंशन से रिलेटेड होता है। अपन को जब वायर फ्रेम मॉडल होता है उसमें अपन को पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, उसकी साइज भी पता चल जाती है वो वायर के फ्रेम से। लोकेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो चीज में पता चल जाती है। डायमेंशन भी पता चल जाते हैं। ये सब शेप, साइज का डाटा तो अपन को पता चल जाता है, जिसको अपन एब्सोल्यूट डाटा कहते हैं। पर अपन को कभी भी ये पता नहीं चलता, टोपोलॉजी पता नहीं चलती। अब टोपोलॉजी क्या होता है कि कनेक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स लाइक वर्टेक्सेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। अभी क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ कैसे रहा है। जैसे मान लो दो एजेस हैं, वो किस तरह से जुड़ रही हैं, किस एंगल से जुड़ रही हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन अपन को सही से पता नहीं चलती है कि कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं ऑब्जेक्ट में। वो प्रॉपर मतलब जैसे आपने एक गोला बना दिया, आप जब एक बॉल को इमेजिन करते हो वायर फ्रेम में, तो वो एक बॉल होती है, पूरी पूरी वायर के फ्रेम से, जाली से बनी हुई। आपको क्या पता किस जगह पे बॉल में गड्ढा है, क्योंकि आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। हो सकता है बॉल में गड्ढा हो, आपको पता ही नहीं हो, या फिर कोई उबड़ खाबड़ हो, बॉल स्मूथ नहीं हो। वो सब टोपोलॉजी जो होती है, सर्फ मतलब जो प्रॉपर टोपोलॉजी होती है, वो आपको वायर फ्रेम में पता नहीं चलता। यही सेम प्रॉब्लम सरफेस के साथ भी है। थोड़ी सी सरफेस में टोपोलॉजी थोड़ी ज्यादा पता चलती है, पर फिर भी इंटरनल जानकारी तो आपके पास नहीं रहती कि बॉल के अंदर मान लो गड्ढे हो, वो आपको टोपोलॉजी से नहीं पता चलने वाला। तो इसी वजह से ये टोपोलॉजी और ज्योमेट्री, ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो सकते हैं। इनको इसमें लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये लिखना कैसे है थ्योरी में। तो ये इनकी डेफिनेशंस तो ऐसी लिखी होगी, ज्योमेट्री मतलब डायमेंशन से रिलेटेड सब कुछ, और टोपोलॉजी मतलब इनके कनेक्शंस कैसे बनते हैं, वर्टेक्स, एजेस और फेसेस, और इन सब चीजों में कनेक्शंस जो बनते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। ये रिलेशनल डाटा होता है, जिसका मतलब है कि एक वर्टेक्स जैसे एज के रिस्पेक्ट में डाटा है, कोई ऐसा पक्का डाटा, ऐसा नंबर नहीं है, आपको मिल नहीं रहा है। आपको इसके एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज का डाटा मिलता है, जिसको अपन रिलेशनल डाटा कहते हैं। अब ये होता कैसा है, आपने ये लिया, तो आपको कुछ नहीं करना। ये दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम है, इसकी डिफरेंट टोपोलॉजी, सेम जियोमेट्री। जियोमेट्री सेम है, इसमें जियोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टोपोलॉजी इनकी अलग है। वही मैंने गड्ढे वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पे सीधा है। अब P1 यहाँ पे सर्कल ले लो आप, हाफ सर्कल, एक में गड्ढा है तो इसका भी रेडियस P1 है, इसमें तो इसका भी रेडियस P1 है। ये आप C1, और ये फिर लाइंस तो अपने L1, L2, L3 है, वो तीनों में सब चारों में सेम रहेगी। तो ये सेम डायग्राम से जब आप लिखोगे कैसे इसको, आपको जब लिखना होगा अपना टोपोलॉजिकल डेटा का आपको लिखना होगा, तब लिखोगे L1 शेयर से वर्टेक्स विद L2 एंड L3। L1 जो है वो L2 और L3 से वर्टेक्स शेयर कर रहा है,
L2 शेयर्स वर्टेक्स विद L1 एंड L1, तो L2 L1 और L3 से शेयर कर रहा है, ये दिख ही रहा है, L1 और L3 से कनेक्ट हो रहा है, L2 L1 L2 से भी कनेक्ट हो रहा है, C1 से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और L3 जो है वो L2 से भी कनेक्ट हो रहा है और C1 से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। और L3 जो है वो L2 से कनेक्ट हो रहा है और C1 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपके 3 पॉइंट तो यही हो गए, इसमें आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। और L1 और L3 के ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह C1 और L2 का भी कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। और P1 जो है इस वाले फिगर में बाहर आ रहा है, वैसे आपने लिख दिया। इतना आपके टोपोलॉजी के 5 पॉइंट, इतनी आपकी थ्योरी हो गई। इसमें भी, इसमें क्या है, अब जियोमेट्रिकल डाटा में आपको बस नॉर्मल फैक्चुअल डाटा बताना, कोई रिलेशन, ये सब रिलेशन में थे। L1 का रिलेशन L2 और C1 से कैसा है, L2 का L1 L3 से कैसा है, ये सब रिलेशन था। इसमें डायरेक्ट डाटा लिखना है कि लेंथ L1 L2 L3, L1 की हो सकती है 5 सेंटीमीटर, इसकी हो सकती है 4 सेंटीमीटर, तो ये प्रॉपर डाटा आता है। उसी तरह से एंगल बिटवीन L1 L2 L3, एंगल्स बीच के, L1 के बीच के ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये कितना होगा। और फिर रेडियस R, अपने जो रेडियस है यहाँ पे वो अपन को लिखना है, और सेंटर P1 की पोजीशन लिखनी है कि कहाँ पे, बस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अपने ये 2 पॉइंट, तो आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री अलग से। अब अपन जब इस चीज से हटके आते हैं कि अपन पहले आते हैं कि सॉलिड मॉडलिंग अपन क्यों कर रहे थे, तो अपन को पता था वायर फ्रेम जो था वो एम्बिगियस था, क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता था और सिर्फ जियोमेट्रिकल डाटा बताता था, टोपोलॉजिकल डाटा नहीं बताता था। और अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या थी, इनकम्प्लीट था ये, कि अब ये इन दोनों की वजह से ये तीसरा पॉइंट है कि एम्बिगियस था, क्लियर भी नहीं था, जियोमेट्रिकल डाटा देता था, टोपोलॉजिकल नहीं देता था, तो इनकम्प्लीट ही हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। और इसका यूआई और ये सब डिजाइन प्रोसेस के पुराने सॉफ्टवेयर पे थे, तो थोड़ा हार्ड था। तो इसको अपन इन तीनों रीजंस की वजह से, ये मेन ये 3 रीजन है, एम्बिगियस, जियोमेट्रिकल डाटा, इनकम्प्लीट, इसी वजह से इसको ऑटोमेटिक एनालिसिस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते थे। ऑटोमेटिक एनालिसिस प्रोसेस क्या है, आपने एक शेप को कंप्यूटर में पटक दिया और वो कंप्यूटर आपको उसके बारे में पूरा डाटा दे देता था, मतलब पूरा आपको एक एक चीज बता देता कि आपका इसका साइज कितना है, इतना, इसका मास कितना है, इसके डायमेंशन कितने हैं, इसको, इसमें कितना फोर्स आप लगा सकते हो, ये सब जो डाटा होता है, एंगल, मटेरियल की स्ट्रेंथ, ये सब जो अपन डाटा करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक कभी हो पाता है जब वो मॉडल एक सॉलिड मॉडल हो। आप एक वायर फ्रेम में या फिर सरफेस मॉडल में नहीं कर सकते वो सब चीजें, इसलिए ये चीजें उस टाइम ऐसी यूज नहीं हो पाती थी। और इस वजह से सॉलिड मॉडलिंग का डेवलपमेंट हुआ, सॉलिड मॉडल बने कि ये जो प्रॉब्लम है इसलिए फिक्स हो पाए। A 3-dimensional, complete, unambiguous and solid representation of object that contains both geometric and topological elements. ये होती है एक 3D मॉडल, सॉलिड मॉडल की डेफिनेशन। 3D होता है, कंप्लीट होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट था, यहाँ कंप्लीट हो गया। अनएम्बिगियस होता है, यहाँ पे एम्बिगियस था, क्लियर नहीं था, यहाँ पे अनएम्बिगियस है, पूरी तरह क्लियर है। और सॉलिड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ वायर फ्रेम सरफेस थे, यहाँ पे सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको कहते हैं सॉलिड मॉडल, जिसमें जियोमेट्रिक भी होता है इन्फॉर्मेशन और टोपोलॉजिकल भी होती है। जो अपन ने पढ़ी जियोमेट्रिकल और टोपोलॉजिकल क्या होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और था जो मैंने मिस कर दिया था कि टोपोलॉजी और यहाँ पे टोपोलॉजी सेम है और जियोमेट्री अलग अलग है। तो टोपोलॉजी सेम है, गड्ढा दोनों साइड ही है, भरा होगा तो भी भरा दोनों साइड ही होगा। जियोमेट्री अलग, जियोमेट्री दोनों की अलग है, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही जा रहा है, इसकी आपको मतलब सब L1 L2 L3 सब इनके डिफरेंसेस हैं, थोड़े एंगल्स में डिफरेंसेस हैं, एंगल्स अलग हैं, डायमेंशंस, शेप, साइज, लोकेशन, इन सब पार्ट्स में डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, इसलिए इसकी जियोमेट्री अलग है। इसका बस आपको एक डायग्राम ये बना के आना है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देना। अपन आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड मॉडलिंग पे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये इजी और फास्ट क्रिएशन प्रोसेस है। सबसे पहला तो इजी फास्ट क्रिएशन प्रोसेस, क्योंकि नई एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अपन ने पहले पढ़ा है। पूरी कंप्लीट मॉडलिंग होती है, सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। पहले वायर फ्रेम में क्या वो कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या, उसकी टोपोलॉजी के बारे में नहीं मिल रही, सिर्फ जियोमेट्री के बारे में मिल रही है। इसमें अपन को पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है, अनएम्बिगियस है। बोथ टोपोलॉजिकल एंड जियोमेट्रिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, वही अनएम्बिगियस है। ये एडवांटेजेस के मेन वही पॉइंट है। अब वो अपन ने पढ़ा था कि वो ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं होते थे, मतलब ऑटोमेटेड एनालिसिस जो होता था, ये नीचे का पॉइंट लिखा है, ऑटोमेटेड एनालिसिस मतलब खुद से ऑब्जेक्ट आपने कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर ने आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी एनालाइज करके कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, वेट क्या है, वो सब चीजें आप इसके साथ सॉलिड मॉडल के साथ कर सकते हो। रेंडरिंग एंड सिमुलेशन में बेस्ट होता है। अब आपको मान लो मैंने एक जाली दे दी बॉल की,
आप क्या उसके साथ खेल सकते हो क्या फुटबॉल? एक डलिया दे दी आपको गोल गोल लपेट के, नहीं ना। आपको बस साइज पता चलेगा कि ऐसी होगी फुटबॉल इस साइज की, पर आप उससे खेल थोड़ी ना सकते हो। उसी तरह से आप वायर फ्रेम वगैरह के साथ ये नहीं कर सकते सिमुलेशन इतने अच्छे से, पर आप सॉलिड मॉडल के साथ कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड मॉडल सॉलिड है प्रॉपर। उसके बाद आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो कितना फोर्स ले सकता है सब, मतलब मास, फोर्स, उसकी वॉल्यूम, उस वजह से आप उसके साथ सिमुलेशंस और रेंडरिंग कर सकते हो। कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू वायर फ्रेम। हाँ, और ये है कि आपको कभी कुछ और एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, क्योंकि वायर फ्रेम के भी अपने अलग एप्लीकेशन है, वो भी कोई खराब मॉडल तो है नहीं। तो आपको अगर कन्वर्ट करना सॉलिड मॉडल को, तो वो इजीली वायर फ्रेम में कन्वर्ट होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, अब आपने इतना सब कुछ एक्स्ट्रा अच्छे फीचर ऐड कर दिए तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, थोड़ा घपला हो गया, मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है काम कभी कभी। इसी वजह से स्टीपर लर्निंग कर्व होता है, मतलब सीखने में मुश्किल है। स्टीप मतलब जब चढ़ाई पे चढ़ते हो तो आपको बहुत सीधी चढ़ाई जो होती है, उस टाइप की स्टीपर लर्निंग कर्व है, मतलब सीखना इसको थोड़ा हार्ड पड़ता है वायर फ्रेम के कंपैरिजन में। ये लाइन लिखना जरूरी है वायर फ्रेम के कंपैरिजन में। बिकॉज हाई रिसोर्सेस, अब यही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो आपको थोड़े रिसोर्स देने पड़ेंगे कंप्यूटर को, रैम लगेगी, ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, चोंच लें उनके सो, मेमोरी ज्यादा लगेगी, और ये सब तुम कंप्यूटर में डालोगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगा, हाई कॉस्ट हो जाएगी, और इसी वजह से हाई फाइल साइज हो जाएगी। तुमने इतना सब बड़ा, मेन यही है कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, उस वजह से रिसोर्स ज्यादा ले रहा है, उसी वजह से ये मुश्किल है पूरा सीखने में, उसी वजह से उसकी रैम और ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है, उसी वजह से उसकी कॉस्ट हाई है, और कॉस्ट हाई है उसी वजह से उसकी फाइल साइज भी हाई है। फाइल साइज में मतलब मेमोरी ज्यादा लग रही है। और नॉट आइडियल फॉर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के लिए मतलब अपन को जब प्रोडक्ट को इमेजिन करना होता है कि हाँ हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो अपन वो वायर फ्रेम वगैरह यूज करते हैं, अपन सॉलिड मॉडलिंग पे नहीं जाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करते, क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है। तो अपन ने कुछ इमेजिन किया और बाद में वो खराब निकल गया, तो कार को पैसे खर्च करो। तो वायर फ्रेम कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड। जो वायर फ्रेम आप बनाओगे वो डायरेक्टली आप कन्वर्ट सॉलिड में नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बहुत अलग मतलब प्रोसेसेस लगानी पड़ेंगी। तो ये एक है। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का इंजीनियरिंग में विजुअलाइज एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, उसके विजुअलाइजेशन में काम आता है। मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, सब ब्रांचेस के नाम लिख दो जितना आप सोच सकते हो। कंप्यूटर में भी लगता होगा, पर उसको मत छोड़ो, कंप्यूटर ENTC छोड़ के सब ब्रांचेस के यहाँ नाम लिखने, सब में आर्किटेक्चर भी लगा दो। और सिविल में क्या काम आता है, आपको लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स को वो करना है पूरा, मतलब आपको एक घर बनाना है तो उसका पहले एक सॉलिड मॉडल बना लो। सब में स्पेस में आपको एक रॉकेट बनाना है तो उसका एक सॉलिड मॉडल बना लो, प्लेन का बना लो, मैकेनिकल में तो है ही। तो इंटरटेनमेंट में क्या लगता है, यूज टू क्रिएट 3D मॉडल्स इन वीडियो गेम्स। मेन आपके वीडियो गेम में GTA में जो आदमी दौड़ रहा है उसका मॉडल आपका 3D मॉडल ही रहेगा। और क्योंकि हाँ, और CGI VFX फॉर मूवीज, मार्वल वगैरह की जो फिल्में बनती है उसमें जो CGI VFX आता है वो भी इस 3D मॉडल से बनाया जाता है। मेडिकल में इंटरनल बॉडी पार्ट्स, मान लो आपको इंटेस्टाइन देखनी है कोई की, या फिर कोई का थोरेक्स देखना है, या फिर कोई की पेल्विस देखनी है, कुछ भी देखना है, हड्डी वड्डी, तो उसका आप पहले एक 3D मॉडल बनाओगे। असली इंसान से निकालने से अच्छा है कि एक 3D मॉडल बना लो, उस पर सिमुलेशन कर लो, वो इजी पड़ेगा, बिना किसी को मारे काम भी हो जाएगा। तो फिर मसल एंड टिश्यू सिस्टम ऑर्गन, आपको मसल और टिश्यू सिस्टम्स देखने हैं, कोई की मसल्स देखनी है, कोई के हार्ट की सर्जरी के पहले उसका पूरा एनालिसिस करना है, तो उस सब के लिए आप उन सबके 3D मॉडल्स बना सकते हो। फिर क्या है, डिजाइनिंग मेडिकल डिवाइस है, ये स्टेथोस्कोप वगैरह, BP इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें बनाने में काम आता है। अब अपन आते हैं नए टॉपिक पे कि सॉलिड एंटिटीज क्या होती है। सॉलिड एंटिटी, क्योंकि ये आगे समझने में काम आएगा, बेसिक्स टाइप का। सॉलिड एंटिटीज क्या होती हैं, शेप होते हैं, सिंपल शेप। ये शेप होते हैं 3D शेप होते हैं, जिनको आप मिला मिला के एक नया शेप बना सकते हो। आपको एक घर बनाना है, आप घर कैसे बनाते हो, नीचे एक नॉर्मल घर, बिल्कुल सिंपल घर, नीचे एक क्यूब रहेगा और उस क्यूब के ऊपर आप एक ये रख दो, क्या कहते हैं, कोण, तो उसकी छत बन जाएगी, तो वैसा लगेगा मंदिर टाइप का। ये इन प्रिमिटिव्स मतलब बेसिक 3D शेप्स दैट कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप्स। जो बेसिक 3D शेप्स होते हैं उनको आप कंबाइन करके और कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हो। प्रिमिटिव्स का कंबाइन करके आप बेसिक बुलियन एक्सप्रेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब चीजें आप कर सकते हो। हाँ, अब क्या होगा, आपने प्रीमियम बना लिया, थोड़ा समझने में थोड़ा हार्ड है, तो ये सब एग्जांपल है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वेज और टोरस, दो अलग हैं, तो याद कर लेना थोड़ा सा। प्रिमिटिव्स बेसिक बुलियन ऑपरेशंस से कंबाइन किए जा सकते हैं। बुलियन ऑपरेशंस क्या है, ज्यादा इनसे डरने की जरूरत नहीं है,
ये आपका यूनियन मतलब आप दो चीजों को बस ऐड कर रहे हो और कुछ ज्यादा नहीं, बस दो चीजों को ऐड करना। इंटरसेक्शन मतलब होता है आप दो चीजों, इसको सीधा यू, यूनियन आपको याद होगा तो सीधा यू रहता है ऐसा सिंबल, इंटरसेक्शन का ऐसा उल्टा यू सिंबल रहता है, डिफरेंस का तो माइनस रहता है। डिफरेंस मतलब आप दो चीजों को माइनस कर रहे हो, बहुत सिंपल सा। और इंटरसेक्शन क्या है, आप दो चीजों का कॉमन पार्ट को ले रहे हो। अभी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बूलियन एक्सप्रेशंस क्या है कि आप इन चीजों को बूलियन एक्सप्रेशन से कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने अभी घर बनाया था, तो घर बनाने के लिए नीचे आपने क्यूब लिया और ऊपर आपने बना दिया अपना कोण। तो कैसे बनाया, क्यूब लिया और क्यूब में कोण को आपने वो कर दिया, यूनियन बना दिया क्यूब कोण का और क्यूब का। तो आपको ऊपर कोण मिल गया, नीचे आपका क्यूब मिल गया, तो वो यूनियन बन गया, आपका घर टाइप का कुछ शेप टाइप का बन गया। अब मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सॉलिड मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अलग अलग मेथड्स आएंगे जिससे आप सॉलिड मॉडल बना सकते हो। अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है अपना स्वीप रिप्रेजेंटेशन। स्वीप रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय स्वीपिंग ए 2D प्रोफाइल अलोंग ए पाथ। इसमें 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है स्वीपिंग का ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वीप रिप्रेजेंटेशन के नाम में ये स्वीपिंग ए 2D प्रोफाइल अलोंग ए पाथ। तो स्वीप मतलब क्या होता है, स्वीप मतलब एक रैंडम ऐसी स्लाइस टाइप की होती है। अगर आप ड्रॉ पे जाएंगे, यहां तक जाएंगे, स्वीप का मतलब कुछ नहीं है, बस आपने ऐसी एक स्लाइस कर दी, मतलब इस तरह से ऐसे खींच दिए। जैसे झाड़ू अपन लगाते हैं तो अपन कैसे झाड़ू को मूव करते हैं, उस मूवमेंट को, उस टाइप के मूवमेंट को अपन स्वीप कहते हैं, ऐसे रैंडम अलोंग ए पाथ। लेकिन अपन को कोई भी रैंडम पाथ ऐसे नहीं लेना है। उन्होंने कहा अलोंग ए पाथ, एक 2D प्रोफाइल, मतलब एक 2D वैसे शेप टाइप का, 2D शेप को, नॉर्मल 2D शेप को अपन अलोंग ए प्रोफाइल ऐसे मूव कराते हैं। सबसे पहले अलोंग ए प्रोफाइल अपन मूव कराते हैं जिससे एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये 2D प्रोफाइल में कंफ्यूज मत होना, ये 2D शेप है। और ये कैसे कन्वर्ट होता है एक 3D में, 2D से 3D कन्वर्जन कौन करता है, एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन ये करता कैसे, आपने मान लीजिए ये सिंपल ये खींची, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको मान लीजिए कि एक अपना सर्कल है, सर्कल से अब आप यहाँ पे कौन सा मेन शेप बना सकते हो, एक सिलेंडर का। क्योंकि ये आपका मान लो ये क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे आप समझ आएगा, कट सेक्शन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, जिसको अपन 2D प्रोफाइल भी कहते हैं। ये कैसे होता है, आपने मान लो एक सिलेंडर लिया ऐसा सिलेंडर लिया, अब अपन इसका कट सेक्शन लेंगे, बीच में से यहाँ से अपन ने कट कर दिया। यहाँ पे अब अपन को जैसे आप मान लीजिए ये जो शेप है, ये बीच का, ये कौन सा शेप दिखने वाला है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो, अगर आप इस डायरेक्शन से नीचे देखो तो आपको एक कौन सा शेप दिखने वाला है, ये ग्रीन वाला। ये अपन को, आप सही समझे, ये दिखने वाला है अपन को ऐसा सर्कल दिखने वाला है यहाँ पे नीचे। तो यही है अपना कट सेक्शन ऑफ 3D शेप। इसको ही अपन ने साइंटिफिक भाषा में कह रहे हैं 2D प्रोफाइल, कट सेक्शन ऑफ 3D शेप। जैसे ये अपना 3D था और ये अपना उसका कट सेक्शन है 2D। तो अपन इसको स्वीप करते हैं, मतलब इसको अपन ऐसा मूवमेंट कराते हैं, तब जाके अपना पूरा का पूरा वैसा बनता है, एक 3D ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब अपन इसी तरह का एक शेप लेंगे, जहां से अपन ने एक 2D शेप लिया, अपन ने लिया एक सर्कल। अब अपन इसको स्वीप कराएंगे, जैसे अपन ने इसको स्वीप कराया अलोंग ए पाथ, एक पाथ के अलोंग अपन ने स्वीप कराया डेफिनेशन के हिसाब से। और अब ये कहते हैं कि एक्सट्रूजन का यूज करते हैं। एक्सट्रूजन क्या होता है कि 2D को 3D में कन्वर्ट करने का इजी तरीका। ये क्या करता है कि इसको उभार, अगर आपने सुना उभार शब्द, उभारना किसी चीज को, इसको वो कर देता है, उभार देता है। तो ऐसा समझिए कि इसको ऐसा, यहां से ऐसा, और फिर ये इसका यहां से एक ऐसा 3D शेप टाइप का बना देता है, इस टाइप का। तो ये आपको एक सिलेंडर या फिर सेमी सर्कल टाइप का कुछ अजीब सा ऐसा 3D शेप मिलता है। लेकिन ये अब एक 2D शेप नहीं है, ये आपको एक 3D शेप टाइप का कुछ मिला है यहाँ पे। इस तरह से आपके बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता सर्कल से, जिससे तो समझ आएगा। ये आपने लिया, अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक्सट्रूजन की मदद से इसको एक पाइप टाइप की इस स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि 3D होता है। इस तरह से अपन एक 2D अपन ने बस एक स्वीप करी और उससे अपना एक 3D स्ट्रक्चर इसने बना के अपन को दे दिया। अब मैं इसको बाद में बना रहा हूँ 3D को, पर उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हो आपकी स्वीप को ऐसे, तो वो अपने आप बनता जाता है, ऑटोमेटिक होता जाता है उसमें पूरा। तो ये आपका हो गया स्वीप रिप्रेजेंटेशन। इसका मेन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, तो रेलवे ट्रैक्स में, पाइपलाइंस में।
कि जब ऐसे क्रॉस सेक्शन वाली चीजें होती हैं, जैसे ये पाइप है यहाँ पे, इस तरह से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली जो चीजें होती हैं उसमें अपन स्वीप रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन रहे पूरे के पूरे डिस्टेंस पे, बार बार कुछ ऐसा नहीं है कि पहले चीज छोटी हो गई फिर मोटी हो गई फिर पतली हो गई। जैसे पाइप का एक ही रहता है, जैसे पाइप एक ही इसका डायमीटर वगैरह, बहुत चेंजेस नहीं हो रहे इन चीजों के लिए। अब आता है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडलिंग। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है, सिंपल प्रिमिटिव्स, अपन ने पीछे पढ़ा था प्रिमिटिव्स क्या होता है। ये 3D शेप्स होते हैं, जैसे क्यूब, अपना क्यूब हो गया, पता ही है आपको, क्यूब, सिलेंडर, कोण, इस टाइप के शेप्स को अपन मिला के एक लंबा बड़ा सा अच्छा कुछ कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं। इन सबको अपन कंबाइन करते हैं। अब कॉम्बिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, सिंपल प्रिमिटिव्स आर कंबाइंड यूजिंग बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, आपका ये हो गया यूनियन, आपका हो गया इंटरसेक्शन और आपका हो गया डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये तीन अपन को कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस की मदद से अपन इनको अपन शेप्स को कंबाइन करते हैं। मतलब कभी आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर उनके बीच का जो एरिया होता है, बीच का एरिया जो होता है उसके लिए अपन इंटरसेक्शन यूज करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया, ये मैंने 2D शेप से दिया जिससे समझना आसान हो, पर जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो स्पेसिफिकली 3D शेप होते हैं, अपन 3D यूज करते हैं, पर ये मैंने समझने के उस हिसाब से दिया है। तो अब जैसे ये है अपना जैसे अपन ने पहले लिया एक स्क्वायर प्रिमिटिव लिया और एक ये सर्कल का प्रिमिटिव लिया। अब अपन को इन दोनों पे अलग अलग ऑपरेशंस करके अलग अलग शेप बनानी। तो अपन ने पहले लिया ए यूनियन बी, तो क्या हो गया, बीच की बाउंड्री गायब हो जाएगी और दोनों कंबाइन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब ये बीच का एरिया गायब, उनके बीच की बाउंड्री नहीं ली और ये कॉमन शेप बन गया। अब अपन ने लिया ये माइनस ए माइनस बी, ये मैंने थोड़ा सा माइनस के साथ अच्छे से नहीं बनाया पर ये माइनस है। ए माइनस बी में क्या होगा, ए में से बी सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए है ये पूरा, उसमें से बी है ये, बी का पार्ट कौन सा है जो कि ए में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे। और फिर अब है अपना b माइनस ए, अब b पहले अपन कंसीडर करेंगे, b में से a का जो पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो b ये है, a ये है, b में से a का पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बचा कौन सा, ये ऐसा, कितना एरिया, अपन इसको ऐसा कैसे ही बना देंगे यहाँ पे। एंड में क्या बचता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एरिया, a और b के बीच में कॉमन एरिया क्या है, अपन को सिर्फ वही चाहिए, ये बात। ऐसे अपना ये चारों ऑपरेशन हो गए। आपको ये तीन वर्ड्स में लिखना है, इन्हीं तीनों को आपको ऐसे वर्ड्स में लिख देना है कि यूनियन कंबाइंस टू ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल वन। इंटरसेक्शन में कॉमन वॉल्यूम मिलती है, कॉलम बीच का एरिया है, वॉल्यूम शब्द थोड़ा याद रख लेना है, कॉमन एरिया भी लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्ट वन, क्योंकि एरिया लेकिन 2D शेप्स में आता है, अपन 3D की बात कर रहे हैं इसलिए अपन इसको वॉल्यूम लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट वन प्रिमिटिव फ्रॉम अदर, सब्ट्रैक्ट में यूज होता है। इसको आप सी कंस्ट्रक्टिव रिप्रेजेंटेशन या CSG आपका शॉर्ट फॉर्म, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच, तीनों के नाम से आप बुला सकते हो। अब आपका आता है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी 3D ऑब्जेक्ट इज बाउंड बाय फेसेस एंड थस एनी 3D मॉडल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ए सेट ऑफ फेसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ समझने के लिए, अब यहाँ पे ऐसे देखिए, अब एक 3D बहुत सिंपल सा 3D मॉडल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ऐसी तैसी ये लिया और अपन ने इनको ही बस कंबाइन कर दिया बिना दिमाग लगाए। ये अपन ने एक सिंपल सा 3D मॉडल लिया है क्यूब का, प्रिमिटिव ही एक तरह से हाँ, ये क्या क्यूब का एक थोड़ा टेढ़ा आड़ा क्यूब का एक 3D मॉडल ले लिया। अब क्या है, बाउंड्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एवरी 3D मॉडल बाउंड बाय इट्स फेसेस, एवरी 3D मॉडल इज बाउंड बाय इट्स फेसेस। ये क्या कह रहा है, हर 3D मॉडल अपने चेहरों से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे चेहरे क्या है, फेसेस क्या क्या है, तो एक फेस तो ये रहा, एक फेस आपका ये रहा, एक फेस आपका ये रहा। आपके मतलब फेसेस की कमी नहीं है। आपके पास कितने फेसेस होते हैं कि स्क्वायर में, एक सेकेंड, आपके पास एक ये फेस है, एक ये पूरा फेस है, एक ही आपके पास ये सामने वाला, एक ही आपके पास नीचे वाला, एक आपके पास ये वाला है और हाँ एक आपके पास ये वाला है। तो इस तरह से टोटल 6 फेस होते हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी 3D मॉडल होता है वो अपने फेसेस से बंधा होता है, इज बाउंड बाय इट्स फेसेस।
अपने अलग अलग फेसेस से वो बंधा हुआ है। मतलब ये फेस ही है जो कि एक पूरे एक साथ जब अपन कंबाइन करते हैं, जैसे ये फेस यहाँ से आता, ये फेस यहाँ से लगता है, ये फेस यहाँ से लगता है, ये नीचे से लगता है, और वो वाला अंदर की तरफ यहाँ से आता है, ये बाहर वाला बाहर की तरफ से अंदर जाता है, तभी जाके अपने कंबाइन होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, अपन को ये शेप बनाना है इससे, ये इस तरह के क्यूब का, तो अपन ने इसके सब फेसेस को ऐसे अलग अलग करके अपन कंबाइन करके ये शेप बना सकते हैं। इस एग्जांपल में कैसा होगा, ये आपने स्क्वायर ही लिया, एक स्क्वायर आपका यहाँ, एक ही ऊपर वाला स्क्वायर, एक आपका ये कोने वाला स्क्वायर, एक आपके नीचे वाला स्क्वायर, आपका ये पीछे वाला स्क्वायर, और एक आपका ये वाला स्क्वायर, ये और एक आपका ये सामने वाला स्क्वायर। जब आप इन पांचों को कंबाइन करते हो एक दूसरे में, जब इन सबको आप मिलाते हो, जब सब इन सबको कंबाइन करते हो ना, तभी आपको ये क्यूब मिलता है जाके एंड में। ये जो क्यूब है आपको एंड में एंड प्रोडक्ट, इसलिए ये क्यूब मिलता है। तो बीटा बॉर्डर बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि every 3D model is bound by faces and thus any 3D model can be used by can be created by using a set of faces। हर 3D मॉडल को कुछ फेसेस का यूज करके बनाया जा सकता है, तो इसमें सर्कल्स भी हैं, तो इस फेसेस में सर्कल्स हैं, ऐसे होल्स हैं, तो अपन किसी भी तरह के सॉलिड मॉडल को इस तरह के फेसेस का यूज करके बना सकते हैं। अब ये चीज आपको रटने की, ये रटने की नहीं है, थोड़ा मतलब बेसिक्स याद रखने में बहुत ईजी है ये सब्जी। ईच शेप इज बाउंडेड बाय इट्स एजेस। आपने शेप लिया, शेप है, ये फेस है, अब आप इसकी हायरार्की को समझिए। हर जो शेप होगा, हर जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाउंड बाय होगा इट्स फेसेस, समझिए आप, फेसेस से बाउंड होगा। पर अब जो हर फेस होगा वो बाउंड होगा बाय इट्स एजेस। कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो एज है, ये नुकील, ये कोने का हिस्सा है, ये जो कोने का पार्ट है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इस तरह के ये जो चार एजेस हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को बंद करके रखती है। जैसे अंदर की जितनी भी वॉल्यूम है इन चार फेसेस एजेस के बीच में, तो फेस इज बाउंड बाय इट्स एजेस। शेप को बांध रखा है, सॉलिड मॉडल को बांध रखा है उसने फेस ने, फेस को बांध रखा है उसकी एजेस ने, ये जो एजेस है। अब जो एजेस भी होती हैं, अपन ने रेड से रिप्रेजेंट करी है एजेस, मान लो ये दो एजेस हैं, ये भी बंधी हुई है, ये भी बाउंड है। ये किससे बाउंड है, वर्टाइसेस से। शेप की वर्टाइसेस कौन सी हुई, अब आपने ये देख लिया, इसकी मान लीजिए वर्टाइस हो गई, ये इसको कहते हैं वर्टाइसेस। ये जो इस कॉर्नर्स होते हैं, ये वर्टाइसेस से बाउंड है। ये कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं ये वर्टाइसेस हैं। ये चीज बाद में काम आने वाली है जब अपन वो करेंगे कि वर्टाइस फेस और ये सब क्या होता है। तो जो एज है वो अपने वर्टाइसेस के बीच में बाउंड होती है। ये दो वर्टाइसेस हैं, इसने ये बीच का जो ये रेड वाला वर्टाइस, ये एज है, इसको पकड़ के रखा है, वर्टाइसेस ने एज को पकड़ के रखा है। तो ये तीन मेजर पॉइंट थे, इससे आपको पूरी हायरार्की समझ आती है कि कौन किससे बंधा हुआ है। अब क्या होता है, वर्टेक्स इस तरह से बंधा हुआ है, और फिर वॉइड्स क्या होते हैं, होल्स इन फेसेस। वॉइड्स मतलब आपने एक फेस बनाया, उसके बीच में गड्ढा है, तो आपको हो गया वॉइड। ये लाइन और कर्व बाउंडेड बाय टू वर्टाइसेस, एज को अपन कहेंगे लाइन और ए कर्व बाउंडेड बाय टू वर्टाइसेस। एक लाइन या कर्व जो कि दो वर्टाइसेस मतलब दो एजेस या कोनों के बीच में बंधी हुई है। 3D object is bound by faces, faces are bound by edges, and edges are bound by vertices. B-rep is used for making complex shapes and for precision and accuracy. तो बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मेकिंग कॉम्प्लेक्स शेप्स, जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं उनके लिए होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए होता है। इसमें एक्यूरेसी बहुत आती है क्योंकि अपन ने इतना ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले में अपने पास शेप था, अपन ने उसको फेसेस में तोड़ा, फेसेस को अपन ने एजेस में तोड़ा, एजेस को अपन ने वर्टाइसेस में तोड़ा। इतना ब्रेक करने के बाद इसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। बहुत पॉपुलर मेथड है। इससे टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, वही क्योंकि 3D मॉडलिंग की सॉलिड मॉडलिंग की टेक्निक है, इस वजह से अपन को टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ग्राफिक जियोमेट्रिकल इंफॉर्मेशन दोनों मिलेंगी।
ये अनएम्बिगियस और कंप्लीट, वही पुराना वाला पॉइंट लिखना है, अनएम्बिगियस और कंप्लीट हर जगह घुसाना है। बुलियन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, इसमें भी आप बुलियन ऑपरेशन कर सकते हो जैसे ये प्लस माइनस यहाँ करे थे, मान लो इन दो को आपको कंबाइन करना है तो यहाँ पे बीच में यूनियन कर दो, यू कर दो, इन दोनों को आपको इंटरसेक्शन लेना है, बीच में इससे गोला हट जाए, कुछ ऐसा करना है तो आप उनका इंटरसेक्शन कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, इसमें भी बुलियन यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएसजी एंड बीरैप। तो पहले सीएसजी अपन कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडलिंग जो थी, जिसमें अपन ये अलग अलग शेप्स को कंबाइन करके एक बुलियन ऑपरेशंस की मदद से बड़ा शेप, अच्छा कॉम्प्लेक्स शेप बनाते थे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? बुलियन एक्सप्रेशंस आर वेरी इजी टू यूज। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? बहुत इजी टू यूज होते हैं। तीन ही तो ऑपरेशंस है, अगर आपको अभी तीन ही ऑपरेशंस में आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्सट्रैक्शन। बस तीन इंटरसेक्शन आप बहुत चीजें कर सकते हो तीन ऑपरेशन से। इस वजह से क्या होता है, यूजर फ्रेंडली। कोई नया आदमी सीखने आया है तो उसके लिए बहुत इजी होता है सीखना, इंटुइटिव है कि कोई इंटुइटिव ऐसा मतलब आया, कोई नया आदमी सीखने आया तो उसके लिए यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, इंटुइटिव है, मतलब इजी, मतलब यूआई इजी पड़ता है, लोगों को इजी पड़ता है, ये भी इजी के लिए एक अलग वर्ड है। बुलियन एक्सप्रेशन इजी टू क्रिएट 3D मॉडल एंड मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप्स में 3D मॉडल मिलता है। मल्टीपल वेज टू मेक द सेम मॉडल, अब इसी वजह से ये इंटुइटिव है, इजी है, मतलब क्योंकि एक ही मॉडल बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी आपने ऊपर जैसे ये एग्जांपल देखे थे, अब ये जो ए यूनियन बी वाला मॉडल है, ये तो आप और भी तरीके से बना सकते थे। यहाँ मान लो एक बड़ा स्क्वायर होता और आप अंदर से कुछ इस टाइप का अजीब सा शेप माइनस कर देते, तो आप उससे भी बना सकते थे। तो इससे थोड़ी क्रिएटिविटी आती है, इसकी वजह से आपको रटना नहीं पड़ता कुछ कि ये स्टेप रटो, इसकी वजह से इजी लगता है, इंटुइटिव और बिगिनर फ्रेंडली भी इसी वजह से। इसको अपन बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है ये। इसकी स्टोरेज एफिशिएंट है, अच्छी इजी स्टोरेज होती है, क्योंकि एफिशिएंट है, इजी स्टोरेज है। बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन में भी डायरेक्ट कन्वर्ट होता है क्योंकि वो अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है कभी कभी। सीएसजी मॉडल इज मोस्टली वैलिड, ज्यादातर वैलिड रहता है, मतलब इसमें गलतियां इतनी नहीं निकलती, एरर्स नहीं निकलते हैं, ऐसा समझिए। अभी के लिए वैलिडिटी अपन बाद में पढ़ेंगे। कंप्लीट एंड अनएम्बिगियस, वही पॉइंट बार बार आ रहा है, कंप्लीट एंड एम्बिगियस, कुछ भी हो एडवांटेज में ये लिख के आना है, कंप्लीट एंड अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस लिखना, बस एम्बिगियस मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएसजी, ओनली सिंपल, अब इसके डिसएडवांटेज, ओनली सिंपल शेप्स कैन बी मेड, सिर्फ सिंपल शेप्स बनाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप प्लस माइनस, वो चीज ही सिंपल है, बस है वो यूजर्स के लिए है जो नए नए आते हैं। अब आप उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाल सकते, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बना पाता। लॉट ऑफ कंप्यूटेशन इज नीडेड टू गेट इन्फॉर्म बाउंड्री फेसेस एंड एजेस। इसके क्या डिसएडवांटेज में है कि आपको जो बाउंड्री फेसेस और एजेस हैं, बाउंड्री है, फेसेस है, एजेस है, इन सब पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो अच्छे से नहीं मिल पाती जल्दी। अब अपन बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस पे आते हैं, कैन क्रिएट मोर अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स, क्रिएट मोर अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स, ये बहुत अलग अलग अनयूजुअल, अलग अलग दिखने वाले और कॉम्प्लेक्स शेप्स अपन बना सकते हैं। बहुत अजीब से शेप्स हैं, कुछ उल्टे सीधे उल जुलूल शेप हैं, उस टाइप के आप इनसे बना सकते हो बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि हर चीज फेस के अंदर फिट हो रही है। आप कुछ भी उल्टे सीधे फेसेस ले रहे हो और सबको एक साथ कनेक्ट कर दो, आपको बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन, कोई एडिट फालतू की उसकी जरूरत ही नहीं। इस वजह से इसकी एडिटिंग ईजी होती है, क्योंकि आप फेसेस को इजीली एडिट कर सकते हो, और इसी वजह से इसका लेस टाइम टू रिकंस्ट्रक्ट इमेज, इसको रिकंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है। और जिसका विजुअलाइजेशन और रेंडरिंग प्रोसेस होती है, रेंडर जब होता है वो भी अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन है कि वैलिडिटी फेलियर ज्यादा होती है। अब आप इतना कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ा रहे हो तो गलती घपले के चांस भी ज्यादा होंगे, यहाँ पे घपले के चांसेस ज्यादा है, और इस वजह से फाइल साइज ज्यादा होती है इसकी। जैसे सीएसजी की फाइल साइज इतनी नहीं थी, बस कंप्यूटेशन लग रहा था बाउंड्री फेसेस और एजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने में, पर इसकी फाइल साइज मतलब हाई रहती। सीएसजी के ट्री, अब ये थोड़ा ऑप्शनल टॉपिक टाइप का है, उस टाइप से कर लीजिए। सीएसजी का जो ट्री है, जो डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स हिस्ट्री ऑफ अप्लाइंग बुलियन ऑपरेशंस ऑफ प्रिमिटिव। अब आपका मान लो ऐसा है
कि आपने मान लो ये शेप बना दी है कुछ इस टाइप की। अब आपको इनको मिला के कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, तो आपका एंड का शेप कुछ ऐसा अजीब सा उल जुलूल टाइप का ऐसा बन गया, ऐसा ऐसा कुछ आपका शेप बन गया। आपका ऐसा कुछ शेप बन गया एंड में। तो अब आप ये तीनों से, एक सेकेंड, ये इतनी प्रोसेस से आप यहां तक कैसे पहुंचे, ये चीज है। तो अब इसके लिए आपने पहले, अब आप तो आप बूलियन ऑपरेशन ही कर सकते हो। तो कभी आपने यूनियन लगाया होगा, कभी इंटरसेक्शन, कभी माइनस किया होगा, फिर मान लो 2 बार यूनियन कर दिया, फिर 1 बार इंटरसेक्शन कर दिया, फिर ये तीसरे वाले को फर्स्ट से माइनस कर दिया, फिर ये सेकंड वाले को इनका जो माइनस का रिजल्ट आया उससे प्लस कर दिया। तो आपने ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनके वो कर दिए ऑपरेशंस कर दिए। तो अब इसके लिए क्या होता है, स्टोर्स ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म, कि आपने पहले कौन सा ऑपरेशन किया, फिर आपने दूसरा कौन सा किया, फिर तीसरा कौन सा किया, ऐसे ऑर्डर और सीक्वेंस स्टोर करता है यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्सट्रैक्शन का। किस फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी ट्री फॉर्मेट, इस तरह का ट्री, पेड़ के अजीब से फॉर्मेट में स्टोर करता है। आउटर लीफ नोड रिप्रेजेंट प्रिमिटिव्स, इनर लीफ नोड रिप्रेजेंट बूलियन एक्सप्रेशंस। आउटर लीफ नोड जो होते हैं, मतलब लीफ नोड से क्या मतलब है, ये आपकी मान लो पेड़ है और इसकी ऐसी ब्रांचेज हैं, तो ये क्या होगा, आउटर जो लीफ नोड रहेंगे, मतलब ये बाहर से जो अटैच हो रहा है इसमें वो, और मेन जो सर्कल है वो अपने मेन लीफ नोड है, इनर लीफ नोड, और बाहर के ये वाले प्रिमिटिव्स हैं, जिसमें प्रिमिटिव रहेंगे P1 P2। तो आपने P1 माइनस P2 किया तो बीच में इसके ये रेक्टेंगल कलर का शेप का डब्बा बन गया। अब आपने P3 माइनस P4 किया, अब ये P3 माइनस P4 किया तो आपका इस तरह से सर्कल के बीच में गड्ढा बन गया। अब आपने इन दोनों को मान लो यूनियन लेके प्लस कर दिया, तो अब इससे ऐसा कुछ अजीब सा शेप आ रहा है। तो इस तरह से एक ट्री डिजाइन किया जाता है। तो ये क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा को अरेंज करने का एक तरीका, डाटा का एक स्ट्रक्चर, जैसे पेड़ भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। स्टोर्स हिस्ट्री ऑफ अप्लाइंग, हिस्ट्री या फिर सीक्वेंस या फिर ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग बूलियन ऑपरेशन जो आपने अप्लाई किए उनका ऑर्डर स्टोर करता है प्रिमिटिव्स के ऊपर, प्रिमिटिव्स के ऊपर। तो आपकी आती है फीचर बेस्ड मॉडलिंग। फीचर बेस्ड मॉडलिंग बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट इज क्राफ्टेड बाय डिफाइनिंग एंड कंबाइनिंग वेरियस फीचर्स। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को अपन कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपको इन सब में एक थीम दिख रही होगी जो बार बार मतलब हर टाइप की मॉडलिंग में होती है, कि आप छोटी चीजें लेते हो और उसको कंबाइन करके बड़ी चीज बनाते हो। बहुत ज्यादा टाइप्स की मॉडलिंग में ऐसे ही है। तो फीचर बेस्ड में क्या है, आप फीचर्स का यूज कर रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है फीचर। अब फीचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड ऑपरेशन। ये समझने का काम, शेप रहेगा 2D स्केच और क्रॉस सेक्शन, हमने पढ़ा ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल जो भी है। ऑपरेशन मतलब फीचर क्या होता है, शेप और ऑपरेशन को जब मिलाते हो तब आपको फीचर मिलता है। तो 2D शेप तो अपना 2D स्केच हो गया। ऑपरेशन क्या है, एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, गतिविधि जो कि 2D को 3D में कन्वर्ट करती है। अपन ने पहले स्वीप में पढ़ा था एक्सट्रूजन, कि अपन इसको ऐसे क्या कहते हैं, अपन इस तरह से जब स्वीप करते हैं तो उससे एक इस तरह का वो बन रहा था एक्सट्रूजन की मदद से, 3D ऑब्जेक्ट बन रहा था। 2D तो 3D में कन्वर्जन हो रहा था एक्सट्रूजन से, 2D तो 3D एक्सट्रूजन कन्वर्ट कर रहा था, अपन ने पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटी जो कि 2D को 3D में कन्वर्ट करती है उसको अपन ऑपरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, एक्सट्रूजन है, स्वीप अपन ने पढ़ाई है, रोटेशन भी एक होता है, रोटेशन भी होता है, कट और होल तो सिंपल है, चीज को काट रहे हो। इस तरह से 2D को 3D में करने वाले को ऑपरेशन होता है। तो शेप, नॉर्मल 2D शेप और एक ऑपरेशन जो कि इस 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करेगा, उसको अपन मिला के कहेंगे फीचर। इन फीचर्स को कंबाइन करके एक सॉलिड मॉडल को बनाने को कहेंगे अपन फीचर बेस्ड मॉडलिंग। अब क्या है, सबसे पहले अपन इस ट्री को देखिए, सबसे पहले अपन बेस लेंगे, एक शेप लेंगे नॉर्मल, और फिर अपन एक स्वीप लेंगे, ये भी ट्री टाइप का ही है।
फिर मान लो अपन ने एक ऑपरेशन ले लिया, स्वीप ले लिया, मान लो जैसा अपन ने यहाँ पे किया, इस टाइप का स्वीप टाइप के, तो इससे एक 3D ऑब्जेक्ट बना। फिर उसके बाद अपन ने पार्ट 2 पे गए, यहाँ पे कट है, मतलब यहाँ से मान लो कि आपका ये ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको आपने यहाँ से बीच में से काट दिया। मान लो कि अब यहाँ से है, तो यहाँ से कट का फीचर है कि आपको इतना इतना हिस्सा काटना था, तो ये कट गया, ठीक है, तो आपका पार्ट 2 तैयार हो गया, और फिर आपका फाइनल ही हो गया। आपका ऐसे आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो, पार्ट 3, पार्ट 4, और यहाँ पे मान लो कहीं रोटेशन ऐड कर दिया, कहीं एक्सट्रूजन लगा दिया। इसी तरह से पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और फीचर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब हाँ, इसमें ये प्रॉपर ये बच्चों वाला काम नहीं है। अपन ने पहले पढ़ा था कि ये इजी टू लर्न बिगिनर्स, ये भी इजी टू लर्न है, पर ये मतलब अब वैसा काम नहीं है, ट्रेनिंग्स के लिए नहीं है, ये प्रॉपर इंजीनियरिंग वाला काम है। इसमें इंजीनियरिंग टर्म यूज होते हैं, होल्स और स्लॉट्स, इस टाइप के। अपन सर्कल, बॉक्स, ये ट्राइंगल, एप्पल, मैंगो, इस टाइप के शेप्स यूज नहीं करते। अपन होल्स, स्लॉट्स, ये सब इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। वेरी पॉपुलर एंड क्विकली बिकमिंग द प्रेफर्ड मेथड, इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है और नया मेथड है, प्रेफर्ड मेथड बन रहा है। मोर इन लाइन विद एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब अपन ने पढ़ा कि ये होल स्लॉट्स यूज नहीं करते, तो इसी से याद रखना कि इंजीनियरिंग की तरफ ओरिएंटेड है, इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग की तरफ। एडवांटेजेस क्या है? बहुत इजी टू यूज है, इंटुइटिव है, हिस्ट्री बेस्ड है, प्रीवियस स्टेप्स आर सेव्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड। अब पुराने वो जैसे अपन ने ट्री में पढ़ा, CSGT में, ये सब चीजें स्टोर रहती हैं। फीचर बेस्ड मॉडलिंग में भी ये सब चीजें स्टोर रहती हैं। तो आप यहाँ पे जाके स्वीप को कुछ हटा के इसकी जगह आप रोटेशन कर सकते हो। बाद में घपले हो सकते हैं अगर आपने रोटेशन किया तो, पर आप कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। तो आपको हिस्ट्री बेस्ड रहता है, आपको कुछ सही करना हो पीछे आप चेंज कर सकते हो। कैन सिंप्लीफाई अदर स्टेप्स ऑफ CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, हाई एफिशिएंसी। आपकी मतलब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत यूज हो सकता है, इसकी ये स्कोप है। मैंने कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जब कंप्यूटर से डायरेक्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालते हैं चीजों को, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकता है ये, क्योंकि फीचर्स मेन सेव होते हैं, तो आप बार बार वही फीचर्स यूज कर सकते हो, तो इसलिए हेल्प करता है। तो फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, बार बार यूज होते हैं, तो एफिशिएंसी हाई रहती है, बार बार वो चीज दोबारा नहीं बनानी पड़ती। वही डिसएडवांटेजेस, हाई नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन फीचर ट्री। मतलब अब यहाँ पे फीचर ट्री क्या है, आपने ये बनाया, यहाँ शेप आपके हजारों शेप हो सकते हैं, हेक्सागोन, पेप्टागोन, जो भी होते हैं, सर्कल, सिलेंडर। और जो स्वीप है सिलेंडर तो नहीं होगा क्योंकि 2D शेप ही लेना। और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जगह स्वीप हो सकता है, एक्सट्रूजन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, कट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती है कंबाइन करने की, तो ये पॉसिबिलिटी सेव करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम है। तो इंटरेक्शन की कौन सी पॉसिबिलिटी कहां बनेगी, वो एस्टिमेट करना, उसका अंदाजा लगाना हार्ड रहता है। तो इसी वजह से पूरा सेट बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा, और कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहेगा तो परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, घपले हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डीलिंग विद अनयूजुअल एस्टाउंडेड, इसके बाद भी वो CSG जैसे कंस्ट्रक्टिव में प्रॉब्लम थी कि ये वो वैसे कॉमन चीजों को नहीं कर पाता, मतलब सिर्फ सिंपल डिजाइन के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए अभी भी नहीं है। प्रोसीजर क्या है इसकी, सबसे पहले शेप बनाया जाएगा, एक 2D शेप इस टाइप का। उसके बाद ऑपरेशन लगाए जाएंगे शेप में, जैसे ये है, ये नॉर्मल L बनाया अपन ने, इसमें एक्सट्रूजन से आपने एक्सट्रूड करके ये खतरनाक सा ये बना दिया, इस टाइप का एक 3D शेप। इसको अपन कहेंगे फीचर। इस फीचर को इस दूसरे फीचर के साथ कंबाइन किया जाएगा, जिससे कि एक 3D मॉडल बन सके। जैसे सिलेंडर को इस फीचर के साथ कंबाइन किया, इससे एक 3D मॉडल बना। पानी पिया।
पैरामेट्रिक मॉडलिंग पे 3D models are represented by defining parameters that control shape, size and other characteristics object. 3D मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरामीटर्स बना के that control shape, size and other characteristics of image. जो कि ऐसे पैरामीटर्स अपन सेट कर देते हैं जो कि शेप, साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज को चेंज करता है। और अब जैसे आपने रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स इज मेड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब आपने जैसे एक 3D मॉडल लिया इस टाइप का, आपने इसको डिलीट करता हूँ। आपके पास मान लो एक ऐसा 3D शेप मॉडल टाइप का है, कुछ इस टाइप का आपके पास कुछ अजीब सा प्रिज्म टाइप का मॉडल है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया, मान लो ए। अब इसको आपने दे दिया एरिया। तो अब आप इसको जब चेंज करोगे, इसको या ऊपर या नीचे करोगे तो एरिया ऊपर या नीचे होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, एरिया जब आप चेंज करते हो किसी चीज का, आपने मान लो इसको इतना बड़ा कर दिया, ये लंबा कर दिया इसको लंबू तो इसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो आपको एक वॉल्यूम पैरामीटर देना पड़ेगा इसको, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम दे दिया आपने। अब पैरामेट्रिक मॉडलिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, आपने ये चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, आपको खुद से चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप खुद को एडजस्ट करेगा। अब ये एडजस्टमेंट किस हिसाब से होता है, जब आप पढ़ते हो रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, इन दो पैरामीटर्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस से होती है। कि मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई जाती हैं, इसकी अजीब सी आती हैं, x² = y की पावर 59, ऐसी कुछ अजीब सी उल्टी सीधी आएगी, -x, तो उसमें अपन को नहीं जाना क्या आएगी पर इन सब की अलग अलग जो आएगी एरिया और वॉल्यूम के बीच की रिलेशनशिप, जैसे एग्जांपल के लिए, तो इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन से बनाई जाती है, मैथ्स यूज होती है बेसिकली पैरामेट्रिक मॉडलिंग में। एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली मॉडिफाई द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डायमेंशन वैल्यू पैरामीटर्स अनचेंज। वही है, एरिया चेंज हुआ, मान लीजिए और दूसरे वैल्यू लीजिए, लेंथ है, एक लेंथ का पैरामीटर है, एक ब्रेथ का पैरामीटर है, एक मान लेते हैं एक हाइट का पैरामीटर है। तो अब ये चेंज होगा तो ये तीनों भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगी, अपन को खुद से हाथ से नहीं करना पड़ेगा ये सब चेंज, ये तीनों ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। तो इसी वजह से अपन कहते हैं पैरामेट्रिक में ये अच्छा है कि ऑटोमेटिकली सब वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, अपन को खुद से करनी नहीं पड़ती। मॉडल के जो एट्रीब्यूट हैं, मॉडल किस वजह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से, मतलब आपने इक्वेशन तो बना लिया, अपन ने पढ़ा था कि वो जो अपन ने जैसे पढ़ा था जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर, इन सब के बीच की जो रिलेशनशिप्स रहेंगी एक दूसरे से, वो किस पे बेस के रहेंगी, मैथ्स के बेस पे। अब ये मैथ्स की इक्वेशंस किस बेस पे लिखी जाती हैं, रियल लाइफ के। ये रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस बेस पे अपन एक इक्वेशन लगाते हैं इनके लिए, उस बेस पे इक्वेशंस बनती हैं। लाइक इन प्रोग्रामिंग, क्लासेस ऑफ शेप्स कैन बी डिफाइंड। क्लासेस, जैसे अपन प्रोग्रामिंग में क्लासेस बनाते थे ऑब्जेक्ट्स की, अपन इसी तरह से पैरामेट्रिक मॉडलिंग में भी क्लासेस बना सकते हैं। मतलब एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आना। इसका एग्जांपल आगे देखते हैं। यू हैड टू चेंज लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ ए शेप, बट नाउ ओनली वन पैरामीटर कैन बी चेंज्ड, ऑब्जेक्ट विल एडजस्ट अदर पैरामीटर्स। अलग अलग क्लासेस की वजह से अब क्या होगा कि आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर एक शेप की एडजस्ट करनी है तो आपको पहले एक एक की करनी पड़ती थी, पर अब आप एक को एडजस्ट करोगे तो ब्रेथ, हाइट हो जाएंगे, अगर ब्रेथ को एडजस्ट करोगे तो लेंथ और हाइट हो जाएंगे, और हाइट को एडजस्ट करोगे तो ब्रेथ और लेंथ हो जाएंगे। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, वेरी फ्लेक्सिबल एंड एडिटेबल, एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और एडिटेबल। मतलब एडिटेबल तो आप देख ही रहे हो, एक चीज करोगे सब एडिट हो जाता है, तो इजी है। एफिशिएंट चेंजेस इन डिजाइन, डिजाइन में चेंजेस करना इजी है। मतलब ये चेंज के बारे में पूरा का पूरा पैरामेट्रिक मॉडलिंग, कैसे आप एक चीज चेंज करते हो सब चेंज हो जाता है। चेंजेस इन वन पार्ट कैरीज ओवर टू अदर पार्ट। और फिर सपोर्ट्स डिजाइन ऑटोमेशन, डिजाइन ऑटोमेशन को ये सपोर्ट करता है। ये डिजाइन आप ऑटोमेट कर सकते हो एक तरह से, आपको बहुत ऑटोमेटिक वर्क बहुत होता है इसमें, आपको खुद से नहीं करना पड़ता, जो कि अच्छी बात है। डिस्टिंक्ट डिजाइन डाटा कैन बी रीयूज्ड,
मतलब पुरानी जो डिजाइन की डाटा है वो बार बार आप यूज कर सकते हो। ये अपन ने किसमें पढ़ा था, अपन ने ऊपर वाली जो फीचर बेस्ड थी उसमें भी ये पॉइंट था, तो ये याद रखिए। इसमें भी आप वो पॉइंट डाल सकते हो, अनएम्बिगुअस और कंप्लीट। वेरियस व्यूज व्यूइंग इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब अलग ही बनता है, उसका एक अलग मोड होता है नॉर्मल अपनी 3D ज्योमेट्री से। उसमें अपन बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, मैथ से हार्ड, अपन को नहीं आती मैथ्स, मैथ्स की वजह से अपनी हालत खराब होती है, इसलिए इसको हार्ड स्टीप लर्निंग कर सीखना मुश्किल है। रिसोर्स इंटेंसिव है, बहुत सारी मैथ्स कैलकुलेशन लग रही है, वो ये। और डिफिकल्टी विद सर्टेन शेप्स। रिसोर्स इंटेंसिव बहुत सारी मैथ्स कैलकुलेशन लग रही है, मतलब आपकी रैम रोम वगैरह सब ज्यादा लगेगा, तो कुछ शेप्स के साथ इसको भी डिफिकल्टी होती है। अब आती एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग। अपन देखेंगे एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग। ये क्या होता है, सबसेट ऑफ पैरामेट्रिक मॉडल। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग एक तरह से एक बड़ा सेट है, और ये जो है ये एक सबसेट है एनालिटिकल मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का एक सबसेट है। ये क्या होता है, बस क्रिएटेड फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अब ये जो पूरा टॉपिक ये थोड़ा सा हार्ड है बाकियों से, तो इसको थोड़ा रटना पड़ता है। बस क्रिएटेड फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। फाइनाइट एलिमेंट्स के एनालिसिस के लिए बनाया गया था। ये होता क्या है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये सिमुलेशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, जिसमें ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे मैशेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपको सुना होगा कभी ना कभी आपने मैशेस। तो ये मैशेस क्या होता है, एक सिमुलेट करना एक ऑब्जेक्ट को, एक सिमुलेशन की तकनीक है। जब अपन सिमुलेशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब फोर्स कितना ले सकता है वो निकालने के लिए, उसको पानी में डुबाओ तो वो कितना पानी सहन कर सकता है, उसको एयर में रखो तो कैसा बिहेव करता है, उसको जलाओ तो वो कैसा बिहेव करता है, इन सब की सिमुलेशंस जो होती हैं, वो सिमुलेशंस करने के लिए इसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, एक शेप को। इस शेप्स को अपन कहते हैं मैशेस। तो ये मैशेस के क्या होते हैं, जो एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग इज वेरी गुड एट मैश क्रिएशन। तो ये मैश जो होता है इनके क्रिएशन में एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग हेल्प करती है, क्योंकि ये बहुत इजीली कर सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशंस अपन जो यूज करते हैं वो स्पेसिफिकली हाइपर पैचेस पे वर्क करती है। हाइपर पैचेस जो एल्गोरिदम्स जो होती हैं वो हाइपर पैचेस पे वर्क करती हैं। अब ये थोड़ा रटने का पॉइंट है कि हाइपर पैचेस क्या है। हाइपर पैचेस ऐसे ही समझ लीजिए कि मैथमेटिकली बनाए हुए शेप्स होते हैं छोटे छोटे, और इन शेप्स की वजह से एल्गोरिदम्स निकलती हैं, जो कि एल्गोरिदम्स अपन को मैश बनाने में हेल्प करती है, जो भी ऊपर है मैश बनाने में, जिससे सिमुलेशन में हेल्प मिलती है। और इस सिमुलेशन को अपन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं। ये हाइपर पैचेस भी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में यूज होते हैं। अब ये इसके लिए यूज क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, सिमुलेशन मेन है, सिमुलेशन के साथ एनिमेशन है, और मास प्रॉपर्टी और इन सब चीजों की जो कैलकुलेशन है इन सब में सब यूज होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, सिमुलेशन, एनिमेशन, मास प्रॉपर्टी और इन सब चीजों के वॉल्यूम वगैरह के कैलकुलेशन की वजह से कैलकुलेशन यूज होता है। यूजेस पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। अब ये सबसेट है पैरामेट्रिक मॉडल का, तो ये भी पैरामेट्रिक यूज करेगा। तो ये भी क्या करता है, रिलाइज ऑन मैथमेटिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट 3D मॉडल। यूज क्या करता है, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करता है। इसका एक ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज, कि इसको आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं कर सकते। क्यों, प्रॉब्लम विद टूल पाथ जनरेशन। टूल पाथ जनरेशन क्या होता है, जब आप आपके पास कटिंग मशीन होगी, आप किस तरह से एक कटिंग मशीन को एक पार्ट में मूव करवाते हो कि वो उस पार्ट को काटे उस तरह से, तो वो पाथ इसमें जनरेट नहीं हो सकता। टूल पाथ क्या होता है, इज अ पाथ एक कटिंग टूल मस्ट फॉलो टू मेक ए शेप। एक शेप बनाने के लिए कटिंग टूल को जो पाथ लगता है, जो रास्ता लगता है, जिस डायरेक्शन को फॉलो करके काट के स्क्वायर शेप, सर्कल शेप, जिसका भी वो एक शेप बनाता है, वो टूल पाथ इसमें जनरेट नहीं होता। ASM मतलब एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग हाइपर पैचेस आर अनसूटेबल फॉर टूल पाथ जनरेशन बिकॉज दे डू नॉट गिव एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स ऑफ सर्फेसेस। अनसूटेबल होते हैं क्योंकि ये एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं इनसाइड्स और आउटसाइड्स ऑफ सर्फेसेस के बारे में। जो हाइपर पैच होता है, इसको ऐसा समझिए कि बस एक ये शेप है, ऐसा एक शेप है जैसे ये, तो आपने ये देख के आप ये नहीं बता सकते कि शेप के अंदर, मतलब अंदर से क्या मतलब है मेरा,
अंदर की डायरेक्शन में क्या है और बाहर की डायरेक्शन में कौन सा है, ये चीज क्लैरिटी नहीं मिलती है। मतलब एक तरह से अपन जब टोपोलॉजिकल डाटा और जियोमेट्रिकल डाटा पढ़ते हैं तो उस हिसाब से इसमें टोपोलॉजी इतना नहीं होता, और इसी वजह से इसको अपन यूज नहीं कर पाते मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि टूल पाथ जनरेशन के लिए आपको चाहिए बाहर का शेप, अंदर का शेप, आपको डेप्थ चाहिए। आपको मान लो कि यही सर्कल काटना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डेप्थ में अंदर तक काटना है, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं रही है क्योंकि हाइपर पैचेस 2D और 3D के बीच के होते हैं। जैसा अनसुटेबल इंफॉर्मेशन ओवर इनसाइड आउटसाइड सर्विसेज। एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी, कंपोजिट मटेरियल मॉडलिंग, कंप्यूटर एनिमेशन, FEM मैश जनरेशन के लिए होता है, ये भी अपन ने अभी पढ़ा, मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, सिमुलेशन और एनिमेशन। अब है हाफ स्पेसेस। हाफ स्पेसेस क्या होते हैं, एक 3D स्पेस अगर है और उसको एक प्लेन से काट दिया गया हो तो एक स्पेस ऊपर वाली होती है एक हाफ स्पेस और नीचे वाली होती है एक दूसरी हाफ स्पेस। अब आप इसमें देख लीजिए कि एक शेप लेते हैं, ठीक है, इस एक क्यूबॉइड कुछ ले लेते हैं, यहाँ से ये क्यूबॉइड बना रहा हूं मैं, इसको अपन ने यहां से ऐसे कट कर दिया एक प्लेन से ऑटोड्रो में, ये यहां से ऐसे, यहां से एक प्लेन से अपन ने कट कर दिया, अपन ने यहां से एक प्लेन से कट कर दिया। अब क्या होगा, इसके ऊपर की डायरेक्शन जो भी है और नीचे की डायरेक्शन कौन जो भी है, एक हो जाएगा हाफ स्पेस और दूसरा हो जाएगा दूसरा हाफ स्पेस, ये 1 ये 2। इस तरह से एक प्लेन जब एक 3D स्पेस को, ये जरूरी नहीं कि क्यूब हो क्यूबॉइड हो, ये एक 3D स्पेस है, या ये 3D स्पेस, 3D स्पेस को जब एक प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो अपन उन 2 पार्ट्स को कहते हैं हाफ स्पेस। ये क्यों यूज होता है, कभी आपको एक मिरर बनाना हो, कि आपको मान लो कि आपने आधा इस तरह से मंदिर टाइप का कुछ बना दिया है यहाँ पे आधा, तो आपको यही चीज यहाँ पे भी रिपीट करनी है, ये खंबा आपको यहीं पे बनाना, तो आप इसको बस मिरर कर लो, ये सेम टू सेम आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको डबल मेहनत नहीं लगेगी। तो सेव्स टाइम एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये कहाँ का यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड उसमें कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडलिंग में, और हाफ स्पेसेस इन मल्टीप्लाइड बाय बूलियन एक्सप्रेशन। इसको भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, मतलब जैसे अपन ने यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ माइनस पढ़ा था, वो हाफ स्पेस को भी करा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूलर्स इक्वेशन, इसके लिए ये बोर्ड लगेगा। अब आपके पास आता है यूलर्स इक्वेशन, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना बहुत चांसेस है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ये क्या होता है, यूलर्स इक्वेशन क्यों होते हैं, चेकिंग वैलिडिटी ऑफ ए सॉलिड मॉडल बाय डिफाइनिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। एक 3D सॉलिड मॉडल की वैलिडिटी चेक करना, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस के रिलेशनशिप के बीच के रिलेशनशिप बनाना। पहले वर्टिसेस, एजेस और फेसेस आपको बताया था मैंने पहले, उनके बीच में अपन एक रिश्ता बनाते हैं, मतलब कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तीसरे से, और फिर उससे अपन वैलिडिटी पता चलते हैं। तो वैलिडिटी होती क्या है, वैलिडिटी ये होती है कि 3 एजेस मस्ट मीट एट ए वर्टेक्स, कि अगर एक वर्टेक्स है तो उससे 3 एजेस चालू होनी चाहिए। ईच एज मस्ट शेयर ओनली 2 फेसेस। एक एज है अगर एजेस, अब आपको इसमें बता देता हूं, अब एजेस वर्टिसेस आपको एक बार वैसा रिवाइज कराना हो तो 3 एजेस या आपकी एक वर्टाइस है, तो ये आपका ये हुआ ऊपर वाला, हर पॉइंट पे मतलब 3 एजेस निकलनी चाहिए, तो ये हो गई अपनी एजेस, और ये वाली हो गई अपनी वर्टाइसेस। तो हर वर्टाइस से 3 एज निकलनी चाहिए, इस तरह से सब में यही होना चाहिए, ये घपला नहीं होना चाहिए इसमें कुछ। अब अपन का कैसा लिया अपन ने, ईच एज मस्ट शेयर ओनली 2 फेसेस। तो अब कैसा है कि आपने एक एज ले ली, ये आपकी पूरी एज है, इसके साथ में बस 2 ही फेस होने चाहिए, ऐसे 1 2, ऐसा नहीं कि तीसरा यहां से कुछ ऐसा निकल रहा हो, नहीं वो नहीं चलेगा, ओनली 2। जैसे सिंपली कनेक्टेड शेप, नो होल्स, यहाँ बीच में गड्ढे नहीं होने चाहिए। अपन गड्ढे वाले शेप्स देख रहे हैं पर वो एग्जांपल्स के लिए देख रहे हैं, ऐसे बीच में गड्ढे नहीं चाहिए अपन। नो थ्रू होल्स। थ्रू होल्स का क्या मतलब है, अगर आपका इस तरह का शेप है,
तो ये ऐसा बीच में गड्ढा करके यहाँ नीचे तक गड्ढा हो, ऐसा नहीं चाहिए अपन को, ऐसा नहीं चलेगा, ये सख्त मना। इस तरह से अपन को थ्रू होल्स नहीं चाहिए। तो ये है 4 वैलिडिटी के क्राइटेरिया। वैलिडिटी का मेन मतलब क्या होता है कि एज अ शेप जो कि रियल लाइफ में काम कर सके, कुछ भी उलझुल जैसा शेप नहीं, अपन रियल लाइफ में जिसका पॉइंट हो बनने का, कुछ जो कि बन सके। अगर आपने अभी ऐसा कुछ शेप बना दिया उल्टा सीधा कि ये बन गया और इसके अंदर से एक गोचन ये निकल रहा है और फिर ये कनेक्ट होता है, इस शेप का कोई मतलब नहीं है, रियल लाइफ में फंक्शन ही नहीं करेगा, प्रिंटर 3D प्रिंटर बना ही नहीं पाएगा। तो इसके फॉर्मूला होते हैं, ये फॉर्मूला है एक तरह से। सिंपल सॉलिड जो होते हैं, सिंपल सॉलिड जो होते हैं अपने पास 3D, अपन को सिर्फ 3D का है, 2D का नहीं है। सिंपल सॉलिड जो होते हैं जिसमें कोई होल्स नहीं है और एक ही बॉडी है, और उसके लिए अपन के पास ये फॉर्मूला है F माइनस ई प्लस वी इक्वल टू 2। ये आपको याद रखना, F माइनस ई प्लस वी इक्वल टू 2। एफ ई वी क्या है वो मैं बताता हूँ। F होता है फेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अपन बना लेते हैं यहाँ पे, उससे सब समझ लेंगे। एफ ई वी आपको 3 मेन पैरामीटर समझने की होते हैं। तो अब आपका F क्या है, फेसेस आपके हैं, ये कितने फेसेस हैं, 1 2 नहीं, आपका एक ही चल रहा है, एक ये पीछे वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, फेस मतलब इसके ये मेन बॉर्डर ये वाला फेस, एक ये बाहर से जो स्टार्ट है ये वाला फेस, अंदर वाला अपन ने गिन लिया है, और ये ऊपर वाला फेस। तो 6 फेस होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड में, ये आपको याद रखना। 6 हो गए अपने फेसेस। अपन पहले क्यूबॉइड पे लेते हैं। अपन को लेनी एजेस, एजेस कितनी है, 1 2 3 4, स्क्वायर की देख लीजिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ वो दोबारा काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई आपकी एजेस। और अब इसका टाइम है वर्टाइसेस का, तो वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई आपकी वर्टाइसेस। फॉर्मूला क्या है, F माइनस ई प्लस वी इक्वल टू 2। F माइनस ई प्लस वी माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2 आना चाहिए अपन को, ये अपन को चाहिए, तभी वैलिड हो पाएगा शेप। F की वैल्यू कितनी है 6, E की वैल्यू कितनी है, एक सेकंड, E की वैल्यू कितनी है 12, V की वैल्यू कितनी है 8। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा, 6 8 14, 14 माइनस 12 12, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बराबर आंसर आ रहा है 2। तो ये वैलिड है, अपन ने वैलिडिटी शेप कर लिया। अब आप ये लोगे फिगर इज वैलिड। ये आपका सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया अभी तक का आपका नॉर्मल क्यूब, पर समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट था। आपको एफ ई वी इससे समझ आ गए तो कैसे इनको कैलकुलेट करना है, पर ये आप वैल्यूज याद रख लीजिए एक क्यूब या क्यूबॉइड के लिए। हाँ, अब अपन ये सिलेंडर जिस तरह से वैलिड है, अब सिलेंडर की अगर अपन को याद रखनी है तो सिलेंडर की रटनी पड़ेंगी थोड़ी सी। इसमें E इक्वल टू 3 है, V इक्वल टू 2 है, F इक्वल टू 3 है। फेसेस 3 फेसेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा। एजेस कितनी है 3 है, एक ही ऊपर वाली पूरी सरकमफेरेंस वाली एज और एक ये वाली एज अपनी, एक ये वाली और एक ये वाली, इस तरह से 3 एजेस हैं। एक तरह से ऐसा समझिए, इसकी सरकमफेरेंस की एज, इसकी सरकमफेरेंस की एज और ये की पूरी ये जो बीच का जो गोल पार्ट है सर्कुलर, ये वाली एज। और फेसेस 3 है, वर्टाइसेस 2 है, वर्टाइसेस ये 2 दिखाई गई है। इसका भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे सिलेंडर वैलिड निकलेगा। अब ये कोण है, जैसे कोण भी वैसे इसी तरह से वैलिड है। ये आप ऊपर E इक्वल टू 2 है, V इक्वल टू E इक्वल टू एजेस इसकी 2 ही है। एक ये वाली इस कोने की एज और ये इसकी सरकमफेरेंस की एज, वर्टाइसेस भी 2 ही है। ये यहाँ पे भी हो सकती थी एक, मैंने जनरल लिया है, इसको कहीं भी आप रोटेट कर सकते हो, इस वर्टाइस वाले पॉइंट के ऊपर 2 ही होती है। F है
इक्वल टू 2 फेसेस, ये की ऊपर वाला फेस है और ये नीचे वाला सर्कुलर फेस है, एक सिलेंड्रिकल फेस और ये एक सर्कुलर फेस। ये हो गया कोण इज वैलिड, आप इसको भी चेक कर सकते हो क्योंकि अभी अपन ने चेक करी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। तो ये सिंगल शेप है तो इसमें छोटा फॉर्मूला लगेगा f माइनस ई प्लस बी, कोई होल नहीं है। होल मतलब होल वैसे भी नहीं होते, इसको आप ऐसा मान सकते हो होल नहीं है, अंदर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा है, तो वो वैलिड है कि नहीं। तो अंदर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा है, ये होल नहीं है, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा होगा, होल नहीं है। तो अब आपका ये है E इक्वल टू 24, एजेस आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल आपकी एजेस होगी। वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपकी एजेस होगी। फेस आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस तरफ वाला ये पूरा और ये आगे वाला ये 10। इस तरह से आपको 10 फेसेस मिल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ये वाला थोड़ा समझने में मुश्किल है कि ये वाला एक फेस है और ये पीछे वाला एक फेस है और ये ऊपर के दो अपन ने गिन लिए। तो ये हो गया अपने, इस सिंपल फॉर्मूला लगाइए f माइनस ई प्लस वी इक्वल टू 2, आपको शेप इज वैलिड मिलेगा। अब आता है पॉइंटियर्स लॉ, यूलर पॉइंटियर जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म है, ये किसके लिए, ये कॉम्प्लेक्स शेप है, एक के ऊपर एक ऐसा शेप रखा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है f माइनस ई प्लस वी माइनस एल इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस जी। इस तरह से ये बड़ा फॉर्मूला। अब इसमें f e v आपको पता है, l b g आपको नहीं पता, l b और g क्या होते हैं मुझे आपको ये बताना, ठीक है। तो ऐसा समझिए, ये आपके 3 केसेस दिए हुए, इसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, जब कनेक्शन पॉइंट कोई सा भी हो रहा है, आपका मान लो ऐसा कुछ शेप है, ऐसा कुछ शेप है, इसके ऊपर आपने एक येलो कलर का सिलेंडर रखा है। ये जो कनेक्शन जो यहां पे ये हो रहा है, इसको अपन L से डिनोट करते हैं। L का मतलब होता है लूप, ये लूप L कहा जाता है इसको, और इसकी वैल्यू यहां पे होगी 1। अगर मान लो यहां पे अगर एक ऐसा एक और होता, जैसे सिलेंडर जो कि इससे कनेक्ट हो रहा होता इस तरह से, तो अपन यहां पे L की वैल्यू होती 2। ये समझने वाली बात थी, L इस तरह से डिसाइड होता है। जब बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता, मान लो कि एक ये बॉडी पूरी हटा देते हैं यहां से, तो मान लेते हैं एक बॉडी अपनी ऐसी है, ये ऐसी, एक ऐसी, बीच में अपन ड्रॉ कर दो, और बीच में ऐसा कुछ, बीच में हवा में उड़ता हुआ ऐसा कुछ शेप है, कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बॉडीज कितनी होंगी 2, यानी बॉडीज, हाँ अपन बॉडीज पे आ गए हैं। बॉडीज यहाँ कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी, एक ही अंदर वाली एक बाहर वाली, क्योंकि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए बॉडीज इक्वल टू 2 है। एल कितना होगा यहाँ पे, एल कितना होगा यहाँ पे अपना 0, क्योंकि बॉडीज में कनेक्शन नहीं है, और जीनस भी यहाँ पे 0 होगा, जी भी यहाँ पे 0 होगा। जीनस का मैं अभी आपको मतलब बताता हूँ, जीनस होता है बॉडी का, समझ लीजिए दो अलग अलग बॉडीज हैं। अब अगर मान लो, अब अपन पैरामीटर चेंज करते हैं, यहाँ पे इससे कनेक्ट होता हुआ इसके फेस से एक नीचे से एक ऐसा सिलेंडर जा रहा है कनेक्ट होता हुआ, तो L कितना हो जाएगा, अब L हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट आ गया है, इस कनेक्शन पॉइंट की वजह से L 1 हो रहा है, G अभी भी 0 रहेगा। अब पर बॉडी 2 ही रहेगी। बॉडी कब अपन इंक्रीज करते हैं, मान लो यहाँ पे एक उड़ता हुआ एक सर्कल आ जाए, यहाँ पे स्फीयर आया उड़ता हुआ, डिस्कनेक्शन, पूरा डिस्कनेक्शन है, कनेक्टेड नहीं है बाकी किसी भी शेप से, तो बॉडी हो जाएगी 3। उस केस में हो जाएगी बॉडी अपनी 3। इस तरह से ये काम करता है। अब मैं आपको जीनस का बता देता हूँ कि जीनस क्या होता है। तो जीनस देखने के लिए आपको एक नॉर्मल आप शेप लीजिए, ये
ये ऐसा। जीनस के लिए यहां पे एक सरफेस है, यहां पे एक सरफेस है, यहां पे, और ये इसको आप कहोगे जब ऐसा यहां से लेके यहां तक, एक सेकेंड, यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसा कनेक्शन है, यहां से भी और यहां पे भी, बीच में एक सिलेंडर पूरा ऐसा फिक्स हुआ है, ऐसा दोनों तरफ से कनेक्शन है। इसको अपन कहेंगे जीनस G इक्वल टू 1। और यहाँ लूप कितने होंगे, एक ये लूप है, एक ये लूप है, इक्वल टू 2 लूप होंगे। इसको समझ लीजिए। आपको उसमें बी एल लूप, बी मतलब बॉडी, जी मतलब जीनस, इन तीनों का आपको समझ गया। यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो लूप हैं, जहां पे बॉडी 2 अलग अलग है। जीनस यहाँ पे क्या होगा 0, लूप यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड इस तरह से रखा हुआ है, तो बॉडी अपन एक ही कंसिडर करेंगे। जीनस 0 होगा क्योंकि कोई पूरा कनेक्शन नहीं है, और एल 1 होगा क्योंकि यहाँ पे एक फेस शेयर हो रहा है। शेयर जब होते हैं फेसेस तब अपन लूप लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अपन को इसकी वैलिडिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप एच करोगे तो 2 अलग अलग, एक एच याद रख लो, एक क्यूब के लिए, क्यूब वर्ड के लिए 12 होती है, 2 अलग अलग है तो 24 होगी। फेस कितने, एक के लिए 6 होते हैं, 2 हैं तो 12 होगी। वर्टाइसेस का भी सेम है, एक 8 होती है तो 16 है। बॉडीज अपन ने डिस्कनेक्टेड बॉडीज हैं तो 2 लिए। जी 0 है, एल 0 है क्योंकि जीनस नहीं है और कोई कनेक्शन भी नहीं है। अब फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू बी माइनस जी एफ माइनस ई प्लस। अब ऐसा आपको करके देखना पड़ेगा, पॉज करके एक एक को करके देखो खुद से, आपको समझ आएगा। तो ये अब इस तरफ का LHS RHS अगर अपन इस तरह से लेते हैं, सेम आ रहे हैं तो शेप इज वैलिड। और ये ऐसा है, ये कनेक्टेड है, ये वाला नीला फेस भी कनेक्टेड है, ये वाला नीला फेस भी कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, जिसके ये PYQ लिखा हुआ है। तो अपना E इक्वल टू 24 है, V इक्वल टू 16 है, F इक्वल टू 10 है। E इक्वल टू 24 कैसे, हाँ इसमें आपको फेस का एक चीज समझ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने एजेस पूरी, आप एजेस इस तरह से गिन सकते हैं। 2 क्यूब है, 2 क्यूबॉइड है, तो आपको 12 इंटू 2 करके 24 निकलनी है। वर्टाइसेस आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 8 टू 16। वर्टाइसेस भी सेम रहेंगे। फेस 6 इंटू 2 करके आप 12 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि 2 फेस शेयरिंग में अपन को ऑलरेडी उनको लूप में अपन कंसीडर कर चुके हैं L इक्वल टू 2। ये जो फेस है और ये जो फेस है ये शेयर हो रहा है, अपन इनको लेते हैं L इक्वल टू 2। फेस पे उनको आप दोबारा कंसीडर नहीं करोगे तो फेस कितना होगा, एक ये पूरा, 2 3 4 आगे पीछे वाले इसके 6, और ये अंदर का जो ब्लू वाला है इसका आप ये वाला फेस और ये वाला फेस नहीं लोगे, आप इसका 1 2 ऊपर का 3 और नीचे का 4 लोगे, तो 6 + 4 होगा आपका 10। और आपका L2 है, बॉडी आपकी एक ही है क्योंकि कनेक्शन है। अगर ये तैर बिल्कुल मतलब फ्लोट कर रहा होता बीच में बॉडी के तो आप नहीं लेते, बट इसमें कनेक्शन है तो बॉडी इक्वल टू 1। और इस तरह से पूरा एक यहाँ से यहाँ तक क्लोज्ड ऐसा बन रहा है, खिड़की टाइप की बन रही है, तो ये G इक्वल टू 1। अब F माइनस E प्लस B माइनस L, आपने यही फॉर्मूला लगाया, आपका सेम आंसर आएगा। इसमें 2 नहीं आता, अपन सिंपल वाले फॉर्मूले में 2 आंसर आता था, जैसे इसमें बस LHS RHS सेम आने चाहिए, आपका 0 आएगा। आप इन दोनों को आप खुद से करके देखिए, प्रीवियस ईयर है, एक बार मैं बता देता हूँ ऊपर से। इसमें आधा लटका हुआ है, ये आधा लटका हुआ है, तो इसमें आप एजेस आप गिन सकते हो, 3 अलग अलग क्यूब हैं, 36। वर्टाइस आप गिन सकते हो, तो बिल्कुल एक एक के 8 + 8 = 24। फेसेस में आपको दोबारा वही करना पड़ेगा कि आप पहले फर्स्ट क्यूब का गिनोगे, उसके बाद आप ये छोटे का ये वाला नहीं गिनोगे और इस वाले के ये दोनों नहीं गिनोगे, क्योंकि आप L में गिन चुके हो। L कैसे निकला है 3, एक ये कनेक्शन, एक ये कनेक्शन, एक ये नीचे वाला कनेक्शन। B इक्वल टू 1 कैसे है, क्योंकि सब कनेक्टेड है, सब एक ही बॉडी है। G इक्वल टू 1 कैसे है, क्योंकि ये खिड़की बन रही है पूरी, दोनों इस एक आर पार हो रहे हैं, ये आर पार कनेक्टेड है, तो इस तरह से G इक्वल टू 1 है, कॉमन फेसेस है। फॉर्मूला लगाइए, फिगर वैलिड आएगा। इसमें भी आप अब इस वाले के साथ आप खुद करके देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड है, और आप नोट्स का रेफरेंस लेके आराम से कर सकते हैं। फेसेस में ध्यान रखिए, बस फेसेस L और B और G, ये सब 2 3 E और V तो आपको फॉर्मूले से मिलते हैं कि जितने क्यूब्स हैं उससे डिवाइड कर दो 4 × 12 4 × 8 और बाकी कर लो। अब ये वाला पार्ट अपना कवर हो गया पूरा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब हम पढ़ने वाले हैं असेंबली मॉडलिंग। असेंबली मॉडलिंग में कुछ नहीं है,
पुरानी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जैसे अपना थे कि क्रिएशन ऑफ 3D मॉडलिंग बाय असेंबलिंग इंडिविजुअल पार्ट्स और कंपोनेंट्स। 3D मॉडलिंग करना है अपन को इंडिविजुअल पार्ट्स और कंपोनेंट्स से। तो अपन छोटे छोटे पार्ट्स वही इंडिविजुअल पार्ट्स और कंपोनेंट्स लेंगे और उन सबको एक साथ असेंबल कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, जिससे अपन को नया कंपोनेंट मिलेगा। पर इसमें मेन नई चीजें क्या है, नए कॉन्सेप्ट क्या है? मेटिंग, हायरार्की। मेटिंग क्या होता है कि दो और मेटिंग कंडीशंस होती है। मेटिंग मतलब कि जोड़ना एक तरह से, इस सेंस में। हाउ टू और मोर कंपोनेंट्स बिहेव इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब अपन इनको ज्वाइन करते हैं असेंबली मॉडलिंग में दो कंपोनेंट्स को, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से मतलब जुड़ेंगे एक साथ, कनेक्शन पॉइंट्स किस तरह से होंगे, टेढ़े आड़े। अपन इसमें क्या क्या वो आते हैं, अपन उनको देखते हैं, इससे ज्यादा समझ आएगा। अलाइनमेंट, चीज पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये चीज पे बेस्ड है कि अपना मान लो अपने पास ये सरफेस है एक, तो दूसरा सरफेस, दूसरी जो असेंबली है, मान लो आपको गाड़ी का ऐसा कुछ जोड़ना है, ये ऐसे परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है यहां से, और ये परपेंडिकुलर ऐसे जुड़ने वाला है क्या, इस तरह से, और या फिर ये इस तरह से पैरेलल जुड़ेगा, जैसे ये है पहिया, यहाँ पे एक रोटर टाइप का कुछ बना रहा हूं मैं, तो ये और ये पैरेलल रहेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाला, और 1 2 3, तो फर्स्ट और थर्ड अपने पैरेलल रहेंगे इस तरह से। फर्स्ट और सेकंड अपने परपेंडिकुलर रहने वाले, सेकंड और थर्ड भी अपने परपेंडिकुलर रहने वाले। तो इस तरह से मेटिंग कंडीशंस बनाई जाती है। ये मतलब होता है जब अपन कहते हैं मेटिंग कंडीशंस क्या रहेंगी, कि ये अलाइनमेंट है, जैसे ये अलाइनमेंट हुआ। अब वो कनेक्शन में क्या रहता है कि आपको इस तरह से कनेक्शंस कैसे होंगे, जैसे अपन ने एजेस के कनेक्शंस देखे थे, तो एजेस जैसे कनेक्शन है क्या, इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलर ही कॉन्सेंट्रिक है क्या, कि दो सर्कल्स एक क्यूब आगे एक हैं, 3 सर्कल्स हैं, इस तरह के कनेक्शंस किस तरह से अपन वो देखेंगे। अब क्या सिमेट्री, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, प्लेनरिटी, एक प्लेन में एक्सिस्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की नहीं, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, रोटेशन का एक्सिस सेम है क्या, इन दोनों का जैसा सेम है, इनका अलग अलग भी हो सकता था, और कंस्ट्रेंट्स आते हैं इनमें। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा। आपने जॉइंट सुने होंगे, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, तो इन सब में अलग अलग मोड्स ऑफ फ्रीडम होती है। एक ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में घूम सकता है, एक ऑब्जेक्ट आगे भी जा सकता है, घूम भी सकता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो ऐसे घूम ही नहीं सकता। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट्स डाले जाते हैं। तो ये हो गई आपकी मेटिंग कंडीशंस के बेस पे ये अपन असेंबली मॉडलिंग पूरी बेस्ड है। फिर होती है हायरार्की, सीक्वेंस ऑफ सब असेंबलीज विद इन द बिगर असेंबली। तो एक बहुत बड़ी असेंबली रहेगी, उसके अंदर छोटी छोटी असेंबलीज रहेंगी। अब आप अगर आपने नॉर्मल आपने कार देखी होगी, तो आपके पास कार रहेगी, तो और कार के अंदर आपकी बड़ी असेंबली है, बिग असेंबली आपकी कार है, और व्हील्स पर आपका जैसे ब्रेकिंग सिस्टम जो रहेगा, ऐसा समझिए, ब्रेकिंग सिस्टम वो आपकी सब असेंबली है, वो आपकी छोटी असेंबली है। तो इस हायरार्की पे बेस्ड होता है। कार की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, तो ये हायरार्की टाइप का है। ये हायरार्की रहती है कार और इसकी असेंबली में, और ये वाली जो ब्रेकिंग की असेंबली है ये कार में ही फिट होगी। ये हायरार्की है कि छोटी असेंबली और बड़ी असेंबली क्या होता है। करेक्ट हायरार्की इन असेंबली इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट होना हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हायरार्की और मीटिंग के बेस पे 2 अप्रोच होते हैं असेंबली मॉडलिंग के, बॉटम अप, टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट्स आर बॉटम अप, नीचे से ऊपर, इंडिविजुअल पार्ट्स आर इंडिविजुअली क्रिएटेड एंड देन स्टोर्ड इनटू एन असेंबली। बहुत सारे छोटे नॉर्मल, बिल्कुल छोटे नॉर्मल पार्ट्स होंगे, उनको नॉर्मली एक असेंबली में अपन ऐसे जमा देंगे, जैसे कार में अपन ने इंजन जमा दिया, फिर ये जमा दिया, वो जमा दिया। मीटिंग कंडीशन आर इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, टैंक, वो सब जो भी है। मीटिंग कंडीशन आर यूज्ड टू ओरिएंट द शेप्स इनटू असेंबली। मीटिंग कंडीशन जो अपन ने पढ़ी ये अपन सबके लिए बनाते हैं। जैसे मान लो कि चेसिस है और अपना क्या कहते हैं, पहिया है,
अपन चाहते हैं कि पहिया हमेशा चेसिस से अलाइंड रहे, तो अपन उसके लिए कंडीशन बनाएंगे इनमें से किसी का यूज करके। इंजन और फ्यूल टैंक के लिए अपन एक कंडीशन बनाएंगे कि ये पैरेलल में रहे। इस तरह से अपन कंडीशंस बनाते हैं। इन कंडीशंस के बेस पे अरेंज किया जाता है, ओरिएंट किया जाता है शिप्स को कि वो एक असेंबली में आ जाए, और ये ओवरऑल असेंबली के लिए जरूरी होता है। प्रोसीजर क्या रहती है, सबसे पहले एक ब्लैंक असेंबली मॉडल बना जाता है, खाली मतलब खाली पेज, कुछ भी नहीं, ब्लैंक असेंबली मॉडल। अब उस असेंबली मॉडल में अपन सबसे पहला पार्ट लाते हैं, धीरे धीरे अपन अब एक एक करके पार्ट लाते हैं, पर जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको अपन बेस पार्ट कहेंगे या तो होस्ट कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चेसिस, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका चेसिस है। ये जो चेसिस या फिर मोबाइल फ्रेम रहता है, मेन चेसिस, जिसके ऊपर हर चीज असेंबल होती है, जिसके ऊपर सब चीजें असेंबल्ड होंगी, उसको अपन कहेंगे बेस पार्ट। और जो सब असेंबली और पार्ट होती हैं, इनको अलग अलग मेटिंग कंडीशन से डाल दिया जाता है इसके ऊपर, और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इस तरह से इसकी प्रोसीजर हो गई। ये सबसे कब यूज किया होता है, जब आपका प्रोडक्ट मतलब पार्ट्स पहले से ही कंस्ट्रक्टेड हो, आपको पार्ट्स मतलब पहले से पूरा जम बने हुए रखे हो, बस आपको असेंबल कर दें, सिंपल सा काम होता है। टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आप इसमें क्या होता था, आप पहले से कुछ बताते नहीं थे, आपके पहले आप पार्ट ऐड करते थे और उसके बाद दूसरे पार्ट्स ऐड करते थे, आपको पता होता था कि असेंबली कैसे होनी है। टॉप डाउन में आप ये चीजें डिफाइन करते हो, मतलब आप पहले से बताते हो कि कौन सी चीज कहाँ कैसे फिट होनी है और आइडिया क्या है, आप जनरल आइडिया बताते हो। आप एक पूरा खांचा नहीं बनाते, जैसे मोल्ड नहीं बनाते कि इस चीज को यहाँ फिट कर दो, इस चीज को यहाँ फिट कर दो। इसमें आप एक प्लान बनाते हो और डिजाइन खुद को एडजस्ट करती है उस प्लान के बेस पे। कैसे? टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ओवर एन असेंबली एंड रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड बिफोर प्लेसिंग अदर कंपोनेंट्स। दूसरे कंपोनेंट्स को प्लेस करने से पहले अपन उनकी रिलेशनशिप मतलब मीटिंग कंडीशन को पहले ही डिफाइन कर देते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगी, क्रिएशन ऑफ असेंबली लेआउट स्केच। एक असेंबली का लेआउट स्केच बनाया जाता है कि असेंबली मतलब डिजाइन प्लान क्या है असेंबली का, किस प्लेन के बेस पे वो अपने डिजाइन कर रहे हैं। इसको आप इजीली याद रखने के लिए स्केलेटन मॉडल रख सकते हो। एक तरह से स्केलेटन है, एक स्केलेटन रफ आइडिया दे देता है कि एक जानवर कैसा दिखेगा, इंसान का ये नहीं बताता कि पूरा चेहरा वहरा उसका कैसा होगा, कितना बाल कैसे होंगे, एक रफ आइडिया दे देता है कि हाँ ये इंसान है, ये भालू है, ये बंदर है, ये कौवा है। हाँ, तो इस तरह से आपको एक स्केलेटन मॉडल से रफ आइडिया मिल जाता है। फिर इसके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्पेस क्लेम का। स्पेस क्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि लेआउट और रिलेशनशिप बाद में जाके कैसे अपग्रेड होंगे, मतलब एक तरह से लेआउट और रिलेशनशिप्स है क्या, मीटिंग कंडीशंस एक तरह से पूरी की पूरी स्पेस क्लेम में स्टोर होती है। तो ये आपको बताता है कि ये आपको मतलब स्पेस क्लेम बताता है दिस अलाउज यू टू सी ऑल असेंबली कंपोनेंट्स बिलोंग, वेयर ऑल द असेंबली कंपोनेंट्स बिलोंग, कि कौन सा असेंबली कंपोनेंट कहाँ पे जाएगा। आप दूर से स्केलेटन मॉडल देखते से ही पहचान सकता है अच्छा इंजीनियर, कौन सी चीज कहाँ पे लग सकती है, कौन सी चीज को किस तरह से फिट किया जाएगा। Assemblies are arranged according to layout and their relationships and meeting condition are defined to place scheme. तो दूसरे स्टेप क्या है प्रोसीजर में, ये पहला था, ये दूसरा है। असेंबलीज को पहले से लेआउट के हिसाब से अरेंज किया जाता है और अब रिलेशनशिप और मीटिंग कंडीशन के हिसाब से इनको अच्छे से सब असेंबलीज को फाइनल असेंबली में जमाया जाता है। और जी मीटिंग कंडीशंस कौन निकालता है, अपना जो प्लान था, जो प्लान होता है अपना जो पहला कि अपन को कैसा बनाना है, अपने आइडिया जो होता है दिमाग में, उसके बेस उसको कहते हैं अपन स्पेस क्लेम। स्पेस क्लेम के बेस पे अपन मीटिंग कंडीशन बनाते हैं। मीटिंग कंडीशन से एंड में अपन उसको एक फाइनल असेंबली में लगा देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, जिससे अपना एक बड़ा सॉलिड मॉडल बन जाता है। इसको अपन कहते हैं असेंबली मॉडलिंग। अब अपन इस यूनिट के लास्ट 3 टॉपिक्स पे आ गए, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन फॉर असेंबली एंड डिजाइन फॉर सेफ्टी। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो ये डिजाइन्स होती क्या है, ये डिजाइन्स क्या टेक्निक्स होती है। ये प्रोजेक्ट को किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है उस चीज के ऊपर टेक्निक्स होती है। ये खुद से कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है, टेक्निक्स हैं अलग अलग, एक तरह से आइडियाज हैं। इस तरह से हमें एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग पार्ट्स कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स वही फॉर ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ एन एंड गोल ऑफ मेकिंग ए बेटर प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। मेन डीएफएम का मेन गोल क्या होता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बने, एफिशिएंसी के साथ बने, बेटर प्रोडक्ट बने और आसान बने, इजी इसको बनाना आसान हो और वो कम कॉस्ट के साथ बने, सस्ता बने। सस्ते में अच्छी चीज करने का जो काम होता है वो डीएफएम का होता है।
ये ज्यादा ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग की ईज पे रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आसान हो, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए कोई, जिससे फाइनल गोल क्या होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट बनना कम कॉस्ट पे, कम पैसे में। दिस इज डन बाय सिंप्लीफाइंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड रिफाइनिंग द प्रोडक्ट डिजाइन। ये कैसे किया जाता है, सिंप्लीफाइंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड रिफाइनिंग द प्रोडक्ट डिजाइन। सिंप्लीफाइंग मतलब अगर आप नीचे इसका एग्जांपल दिया, अच्छा ये आपका प्रोडक्ट है, हमको पहले इस तरह का प्रोडक्ट था, डीएफएम लगाने के बाद वो इस तरह का बन जाता है, ये जो राइट वाला डायग्राम है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसमें नट बोल्ट क्या क्या चीजें फिट हुई हैं, अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इतना ये नट बोल्ट हटा के थोड़ा प्रॉपर एक अच्छा सिंपल नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया है इसमें। तो इसमें क्या किया इन्होंने, प्रोडक्ट की डिजाइन को सिंप्लीफाई किया है, ऑप्टिमाइज किया है, मतलब पहले वो अजीब सी बड़ी सी ऐसी डिजाइन थी, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी एफिशिएंट नहीं है, मतलब आपका एक नट टूट जाएगा तो खराब हो सकती है, तो इसको इन्होंने ऐसे सिंपल सी डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया है, ऑप्टिमाइज कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया। एंड रिफाइनिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, जिससे रिफाइन भी मतलब बहुत सारे रिविजन हुए हैं डिजाइन के, जिससे कि वो अच्छी बन गई पहले से। द एक्रोनिम DFMA, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, समटाइम्स यूज इंटरचेंजली विद DFM। तो ये DFM का एक नाम है, इसमें असेंबली भी जुड़ जाता है, क्योंकि एंड में थोड़ा काम तो इस डायग्राम में असेंबली का भी है ही, ये आप सब असेंबल तो करने वाले हो एंड में। अब इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं, मतलब 5 मेन स्टेप्स टाइप की होती है, प्रिंसिपल होते हैं। एक तरह से मैंने पढ़ा था तकनीक है, हर तकनीक के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड DFM नीड्स, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन, नीड्स टू इंक्लूड ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, मोल्ड बिल्डर, मटेरियल सप्लायर। जब DFM का काम जो है वो अकेला ना इंजीनियर का, ना अकेला वो डिजाइनर का, ना वो कॉन्ट्रैक्टर का, वो सबका काम है, मजदूर तक का काम है ये, इंजीनियर से लेके मजदूर तक, सप्लाई मटेरियल करने वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बीच के जितने भी दलाल लोग हैं, वो सबका काम होता है ये DFM पूरे स्टेक होल्डर्स को लेके चले, DFM सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, तीनों में ये चीज लागू होती है, जितने भी अपन सेफ्टी वगैरह आगे पढ़ेंगे, सेफ्टी में खासकर। प्रिंसिपल्स ऑफ DFM क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूजन मस्ट बी करेक्ट वन फॉर द पार्ट और प्रोडक्ट। अल्लाह अपन ने पहले इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ी है पहले SME वगैरह में, तो उसमें कटिंग, पेस्टिंग, CNC मशीन जो भी थी, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करेक्ट होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, मतलब आप कुछ भी उल्टी सीधी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर वो उसके लिए जो सबसे अच्छी प्रोसेस है वो यूज करनी है। डिजाइन, द एक्चुअल ड्राइंग और पार्ट हैव टू कंफर्म टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यू हैव चूजन। अपन ने पढ़ा था कि कुछ असेंबली मॉडलिंग जैसे होती है, असेंबली, ये डिजाइनिंग का मॉडलिंग का काम है, असेंबली मॉडलिंग जैसे होती है, तो वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी होती थी, उसका पॉइंट यहाँ है। और कुछ ऐसी होती हैं जैसे एनालिटिकल सॉलिड मॉडलिंग होती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी नहीं होती, तो वहां अपन ऐसे यूज नहीं करते। तो इन चीजों का ध्यान रखना है इसमें कि आपको कौन सी मॉडलिंग यूज करनी है, और ऐसी मॉडलिंग इस तरह से करनी है कि मैन्युफैक्चरिंग में आसान पड़े। ये पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है हर चीज, आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच के ही हर चीज करनी है। तो आप डिजाइन भी कर रहे हो तो इस तरह से कर रहे हो कि बाद में उसको प्रोडक्ट को बनाना आसान पड़े, मैन्युफैक्चर करना आसान पड़े। मटेरियल, इट इंक्लूड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नॉर्मल बात है कि प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी पड़ती है कोई चीज बनाने से पहले, थर्मल, मैकेनिकल, तो मटेरियल उस हिसाब से आता है ना। मटेरियल आप, ये वाला इसमें ये पॉइंट था, मटेरियल सप्लायर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कैसे रहते हैं उनको ये बता होना चाहिए कि मैकेनिकल है, थर्मल है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ऑब्जेक्ट की, उस हिसाब से वो मटेरियल लाएंगे। एनवायरमेंट, योर पार्ट प्रोडक्ट मस्ट बी डिजाइन्ड टू विच स्टैंड द एनवायरमेंट इट विल बी सब्जेक्टेड। तो जो अगर आप एक रेगिस्तान में रखने के लिए कुछ पार्ट बना रहे हो जो कि गर्मी में काम करने वाला है उस टाइप से, या फिर कोई गंदी फैक्ट्री है, या फिर बर्फ का माहौल है कोई शिमला विमला, अगर आप उसके लिए पार्ट बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपको मटेरियल में और इन सब चीजों में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर आपने गर्म जगह के लिए बनाया है तो आपको सरफेस एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि जो गर्मी है वो बाहर निकलती रहे पार्ट से, वरना पार्ट गर्म ज्यादा ही हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो आपको इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करना। कंप्लायंस टेस्टिंग, ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंप्लाइंग विद सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब टेस्टिंग होनी चाहिए और हर चीज का एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन होता है, स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ये वो एग्जांपल था।
इसमें ओरिजिनल पार्ट है, ये अपना DFM रीडिजाइन है, ये ओरिजिनल था, इसको फिर अपन ने DFM से रीडिजाइन किया, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाई है अपन ने, तकनीक लगाई है इसके, जिसमें 24 अलग अलग पार्ट्स हैं। इसमें बस 2 पार्ट्स हैं, एक ये बड़ा खुंदा और ये ऊपर का डंडा। इसमें 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब इस तरह से ये नट बोल्ट को एक में दे दिया इन लोगों ने। इसमें दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगी, इसमें सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगी, क्योंकि इसमें 2 ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लग रही है। यहाँ पे आप इसको बना रहे हो, इसको बनाने में एक प्रोसेस और ऊपर डंडे को बनाने में एक प्रोसेस। यहाँ हर नट की अलग प्रोसेस है, नीचे की इसकी अलग प्रोसेस है, इसकी अलग है, इसकी अलग प्रोसेस है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस लग रही है। सेवरल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोसेस है, इसमें बहुत असेंबली में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, नट कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे चिपका दो, जोड़ दो, एक नट लग जाएगा। वन असेंबली स्टेप होती है, तो ये इजी है, मतलब ये हर चीज फुलफिल कर रहा है, बनाने में चीप है, इजी है। मेन तो यही है कि इजी है मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपको स्क्रूज हैं, ये कुछ खास से पढ़ने नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग DFM, एक तरह से एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस दिए ये दो बार। मिनिमाइज पार्ट काउंट, वही देखा बनने, पार्ट कम पार्ट्स लग रहे हैं। स्टैंडर्डाइज पार्ट्स एंड मटेरियल, स्टैंडर्ड है पार्ट्स और मटेरियल्स का एक प्रॉपर बना के रखा जो बनने। क्लियर। मॉड्यूलर असेंबली, असेंबली जब अपन बना रहे हैं अभी यहाँ पे जैसे अपन ने बनाई, तो ये मॉड्यूलर है, आप इसको मतलब बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, आप अलग अलग तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, तो उसको इसलिए कहा गया मॉड्यूलर असेंबली। अब गया डिजाइन फॉर एफिशिएंट जॉइनिंग, डिजाइन फॉर एफिशिएंट जॉइनिंग, यहाँ पे असेंबली इसकी जो जॉइनिंग है वो इजी है, यहाँ पे इतने सारे आपको स्क्रू नट वगैरह नहीं लगाने पड़ते, आप डायरेक्ट जॉइन कर सकते हो। मिनिमाइज रीओरिएंटेशन ऑफ पार्ट्स ड्यूरिंग असेंबली एंड मशीनिंग, आपको बार बार पार्ट्स को इधर उधर एडजस्ट नहीं करना पड़ता कि फिट हो जाए या छोटा छोटा पड़ रहा है, उसमें ये सब चीजें नहीं होती, परफेक्ट फिट आता है, हर चीज बार बार रीओरिएंट नहीं करना पड़ता असेंबली में और मशीनिंग में। स्ट्रीमलाइन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस प्रोसेसेस, ये इजी स्ट्रीमलाइन कर देता है, मतलब कम कर देता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्रोसेस को। अपन ने इसमें देखा था सिर्फ 2 ही लग रही थी, इसमें बहुत सारी लग रही थी अलग अलग। अब डिफाइन एक्सेप्टेबल फॉर सफिशिएंसी, जैसे ये आउटकम्स क्या क्या है, वही ये सेम आउटकम्स में भी ये लिखा है। मिनिमम पार्ट काउंट्स, प्रोडक्ट के पार्ट्स कम है। स्टैंडर्डाइज पार्ट्स, मॉड्यूलर डिजाइन क्रिएट हो रही है, मॉड्यूलर असेंबलीज क्रिएट हो रही है। मल्टी फंक्शनल पार्ट्स हैं, इसमें भी पार्ट्स के अलग एक मतलब एक ही पार्ट बहुत सारे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे आपको इसलिए इतने स्क्रू की जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए ही इसके ऐसे बनाई ऐसे गया है कि जोड़ा हुआ है, तो आपको एक ही पार्ट बहुत सारे अलग अलग फंक्शन भी कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग यूज भी है एक ही पार्ट के, तो इसलिए पार्ट्स कम होते हैं और इसलिए इजी बनता है। डिजाइन फॉर मल्टी यूज पार्ट, डिजाइन फॉर ईज ऑफ फैब्रिकेशन, इसको मतलब फैब्रिकेट करना आसान है। डिजाइन योर प्रोडक्ट टू जॉइन विदाउट यूजिंग स्क्रूज, फास्टनर्स और एडिसिव्स, इसमें बिना स्क्रू, बिना कोई गम, बिना फेविकॉल के जुड़ा रहा, हमने बनाया उसको ऐसा। डिजाइन योर पार्ट फॉर मिनिमाइजिंग हैंडलिंग स्पेशली ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असेंबली, ऐसा है कि आपको इसके साथ बहुत सार छेड़फेड़ नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार बना दिया रख दिया, बार बार इसको स्क्रू फिट नहीं करने पड़ेंगे। मिनिमाइज असेंबली डायरेक्शन, डिजाइन योर पार्ट फॉर मैक्सिमम कंप्लायंस, वही एफिशिएंसी का पॉइंट है। कंप्लायंस मतलब पार्ट आपके उससे काम करे, पार्ट ज्यादा ढीला ढपला नहीं हो, सॉलिड पार्ट हो, जैसा आप उसको बिहेव करवाना चाहते हैं वैसा बिहेव करे हो। मिनिमाइज असेंबली डायरेक्शन, असेंबली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, सिंपल असेंबली रहती है, तो ये होगा इसके एडवांटेजेस, फैक्टर्स, आउटकम्स, जो भी तीनों में आए एक ही चीज लिखनी है। डिजाइन फॉर असेंबली DFA, डिजाइन फॉर असेंबली इज ए प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डिजाइन विद ईज ऑफ असेंबली इन माइंड। अब डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है ईज ऑफ असेंबली, ये असेंबली इजी रहे। इफ प्रोडक्ट कंटेन्स फ्यूअर पार्ट्स इट विल टेक लेस टाइम टू असेंबल, अगर प्रोडक्ट में कम पार्ट्स आएंगे तो कम टाइम लेगा असेंबल करने में, thereby reducing assembly cost, इसी वजह से असेंबली कॉस्ट कम हो जाती है। डिजाइन फॉर असेंबली सीक्स टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट, क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है प्रोडक्ट को, तो सो दैट द कॉस्ट ऑफ असेंबली इज रिड्यूस्ड, असेंबली की कॉस्ट, इसमें उसमें पहले वाले में भी यही था कि कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट ऑफ असेंबली इज रिड्यूस्ड विद इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कम पार्ट्स रहेंगे तो थोड़ा इजी पड़ता है, वो आपको एक एक स्क्रू एक एक नट का ध्यान नहीं रखना पड़ता जैसा उसमें था। इंप्रूव क्वालिटी एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड पार्ट इन्वेंटरी, प्रोडक्शन इक्विपमेंट आपके कम हो रहे हैं, उसी वजह से आपकी इन्वेंटरी कम हो रही है। इन्वेंटरी मतलब जहां आपने पूरा सामान रखा हुआ है पार्ट का, आपको
पूरा मतलब एक तरह से पूरे पार्ट्स में रिडक्शन हो रहा है, इजी और सिंपल काम हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा, बहुत कम पार्ट्स इन्वॉल्व है। In principle, recognizes the need to analyze the design of both the part and whole product for any assembly problems early in the process to cut cost during the entire product cycle. ये थोड़ा complicated point है कि प्रिंसिपल में जो DFA होता है, डिजाइन फॉर असेंबली, ये पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लेता है नीड टू एनालाइज द डिजाइन ऑफ बोथ द पार्ट एंड द होल प्रोडक्ट। ये पहले से ही जो पार्ट की डिजाइन है पहले से ही वो एनालाइज करके रखता है, पहले से बता के रखता है पार्ट की डिजाइन की ऐसा होगा पार्ट, ये पार्ट इस तरह से जुड़ेगा और ये पार्ट यहाँ पे फिट होगा, इसको अपन किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट, ये पार्ट अननेसेसरी है। मान लो आप एक इंजन बना रहे हो, आपको एक स्क्रू लग रहा है कि ये स्क्रू यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ये चीज पहले से करके रखता है। होल प्रोडक्ट फ्रॉम एनी असेंबली प्रॉब्लम्स अर्ली इन द प्रोसेस टू कट कॉस्ट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोडक्ट साइकिल। जब पूरी प्रोडक्ट साइकिल के बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी चीजों को एडजस्ट करके आप बहुत पैसे बचा सकते हो, तो कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत अच्छा है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेंबली आर मैनुअल, ऑटोमेटेड, फिक्स्ड और हार्ड ऑटोमेशन, रोबोटिक असेंबली। डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेंबली, ये मेथड्स हैं असेंबली के अलग अलग। एक तो मैनुअल होता है, हाथों से किया जाता है, जो इसका एक ग्राफ है। मैनुअल असेंबली है, ये है असेंबली कॉस्ट पर प्रोडक्ट, एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, आप साल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो वो यहाँ पे है। और असेंबली कॉस्ट पर प्रोडक्ट, हर आदमी कितने पैसे ले रहा है पर मतलब आदमी नहीं, कितने पैसे आपके जा रहे हैं पर प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, वो यहाँ पे। तो मैनुअल में क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं वो पर आवर काम करते हैं, उनको 1 घंटे के पैसे मिलते हैं, तो इसलिए ये लाइन स्ट्रेट है। आप उनसे कार असेंबल करवाओ, चाहे ट्रैक्टर करवाओ, चाहे 1 साल तक करवाओ, 1 साल तक वो उतना ही देंगे अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे, तो वो ग्राफ ऐसा सीधा ही लेता है स्ट्रेट, ये पर्पल वाला। ऊपर कौन सी, ऑटोमेटेड असेंबली। ऑटोमेटिक असेंबली क्या होती कि आप ये चीजें मशीन्स की वजह से करवा रहे हो, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ऑटोमेटिक की वजह से ग्राफ डायरेक्टली ऐसे सीधा डिक्रीज होता है। इसमें एक सीधा डिक्रीज ऐसा देखने को मिलता है साल भर में, क्योंकि आपको वर्कर्स को पे नहीं करना पड़ता। मैनुअल में आपको पर आवर पैसे देने पड़ते हैं उस हिसाब से। ऑटोमेटिक में आप एक बार चलने दो काम, ऑटोमेटिकली साल भर में मशीन होती जाएंगी धीरे धीरे। और आपको ये हाई क्यों है इतना, ये लो क्यों है, क्योंकि यहाँ इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, आपको मशीन्स को खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं, पर एंड में कॉस्ट कम है क्योंकि आपको उतना पैसा उनके उसमें नहीं लगता मेंटेनेंस में। और रोबोटिक इनका मिक्स है, क्योंकि रोबोटिक स्टार्ट भी हाई पे होती और ये इस तरह से रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि वही आपने पहले रोबोट खरीदा, उसके आपको इनिशियल कॉस्ट हाई पड़ी, फिर आपको मेंटेनेंस में इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, और साल के एंड तक रोबोट्स मेंटेनेंस मांगते हैं, तो ये थोड़ा कर्व बढ़ रहा है। अब अगला टॉपिक आता है डिजाइन फॉर डिसअसेंबली। इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स सो दे कैन बी इजीली, कॉस्ट इफेक्टिवली एंड रैपिडली टेकन अपार्ट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ। अब ये प्रोसेस होती है डिजाइनिंग की, जिससे अपन इजीली कॉस्ट इफेक्ट, डिजाइन फॉर डिसअसेंबली, डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, डिसअसेंबल करने के लिए प्रोडक्ट को। बाद में अपन को फोल्डेबल प्रोडक्ट जो आते हैं, जैसे कि आपने एक गाड़ी बनाई तो आप पूरी की पूरी ऐसे रखते नहीं हो, उसको आप निकाल सकते हो पूरे के पूरे, इंजन अलग कर सकते हो, चेसिस अलग कर सकते हो, टैंक अलग कर सकते हो, उस हिसाब से। अब किस हिसाब से डिजाइन फॉर डिसअसेंबली क्या होती है कि बेस्ट तरीके से, किस तरीके से आप उसको डिसअसेंबल कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स सो दैट कैन बी इजीली, कॉस्ट इफेक्टिवली और रैपिडली टेकन अपार्ट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ। जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है तो किस तरह से उसको कॉस्ट इफेक्टिवली अपन अलग अलग कर सकते हैं पार्ट को, सो दैट कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, जिससे कंपोनेंट्स को अपन रीयूज कर सकते हैं या फिर उनको रिसाइकल कर सकते हैं, दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल डिसअसेंबली क्या होती है कि आपके पास एक कार है, आपने उसका चेसिस अलग कर दिया, उसमें से आपने ऊपर का पूरे नट बोल्ट निकाल के ऊपर का फ्रेम अलग कर दिया, विंडोज हटा दी, गेट्स हटा दिए, गेट्स के होल्डर हटा दिए, आपने वाइपर्स हटा दिए, अंदर का पूरा जितना टैंक सिस्टम्स हैं, अंदर के ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूल टैंक्स के पूरे सिस्टम जो है, कूलिंग सिस्टम है, वो सब हटा दिए, सब अलग अलग करके आपने अलग अलग पटक दिया। तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इतना पूरा का पूरा अलग करना, आपको हर तार अलग करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग वगैरह हर चीज, छोटी छोटी चीजें हटानी पड़ेगी। तो क्या होता है कि ये टाइम कभी कभी नहीं होता, हो नहीं पाता, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहते हैं, महंगा भी पड़ता है ये। और ये एक हाजार्डस मटेरियल्स, कहीं आप अगर कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर में हो, आपको एक रिएक्टर को अलग करना है, तो अंदर हो सकता है प्लूटोनियम पड़ा, प्लूटोनियम होता है गंदा जहरीला, आपको निपटा दे वो। तो इसलिए ये हमेशा फीजिबल नहीं होता, मतलब हमेशा, मतलब आप हमेशा नहीं कर सकते।
सिलेक्टिव डिसअसेंबली में क्या करते हैं, अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि रिवर्सिबल डिसमेंटलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इनटू लेस कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज। क्या करते हैं, रिवर्सिबल डिसमेंटलिंग है, मतलब रिवर्सिबल तरीके से एक प्रोडक्ट को अपन अलग अलग करते हैं, तोड़ते नहीं, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उसको कैसे डिवाइड करते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज में। अब आपने कार ली, आप पूरा मत तोड़ो, बस फ्रेम अलग कर दो, चेसिस अलग कर दो, चेसिस पे आप फ्यूल टैंक वगैरह सब रहने दो, पूरा आपको एक एक गेट आपने निकाल दिया कार का। अब गेट को भी आपको अंदर का होल्डर और पूरा मैकेनिज्म निकालने की जरूरत नहीं है, गेट को ऐसे ही रहने दो। आपने वाइपर का सिस्टम नहीं हटाया पूरा का पूरा, बस उसको ऐसे ही निकाल दिया, थोड़ा अलग कर दिया, पूरा सब कुछ सेपरेट नहीं किया। छोटी छोटी सब असेंबली जो होती है, जैसे फ्रेम पूरा एक साथ निकाला, फ्रेम में मान लो डोर से रिमूव नहीं करे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, जिससे कि कम टाइम लगता है थोड़ा, और ये रिवर्सिबल होता है, आप दोबारा से उनको वापस पुट कर सकते हो और वो अच्छा काम करेगा। जिसमें आप हर चीज निकाल दोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वो चीज, और वो चीज सही से जुड़ेगी भी कि नहीं जुड़ेगी, वो टोटल डिसअसेंबली में ये प्रॉब्लम है। सिस्टमैटिक डिवाइसेस प्रोडक्ट्स ensuring there is no impairment of parts due to the process। पार्ट्स इसमें खराब नहीं होते, इम्पेयरमेंट नहीं होता। इसकी गाइडलाइंस दी हैं, इस पॉसिबल सिमिलर एलिमेंट्स नीड टू बी कंबाइंड इन अ ग्रुप। एक जैसी मिलती जुलती चीजों को एक साथ अपन को एक कंबाइन करके ग्रुप में रखना है, मतलब आप डिसअसेंबल भी कर रहे हो तो सिमिलर चीजों को साथ में करो, जिससे कि वो बाद में आराम से फिट हो जाएं। मटेरियल, हाँ, और जैसे मान लो आपने तारों को निकाला, वायर्स को, तो वायर्स को पहले जमा के रखो, ऐसा नहीं कि एक वायर इधर जा रहा है एक वायर उधर जा रहा है। मटेरियल वेरिएबिलिटी शुड बी मिनिमाइज्ड टू प्रेडिक्ट डिसेंबली प्रोसीजर विद डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम कोशिश करो कि मटेरियल की वेराइटी जो है, वेरिएबिलिटी जो है वो कम रहे। एज फार एज पॉसिबल कंपेटिबल मटेरियल्स शुड बी यूज्ड टू फैसिलिटेट डिसअसेंबली। डिसअसेंबली के लिए कंपेटिबल मटेरियल्स रहने चाहिए, बहुत मटेरियल्स में अलग अलग वो नहीं होना चाहिए। वेराइटी वाला पॉइंट बार बार आ रहा है। Any harmful materials if functionally important should be grouped together with sub assemblies for fast disposal। अगर आपको पूरा इसका जो ये डिसएडवांटेज टाइप का था कि हजार्डस मटेरियल्स इसमें रहते हैं टोटल डिसअसेंबली में, जो कि प्रॉब्लम देते हैं, तो इसके लिए आप सिलेक्टिव डिसअसेंबली यूज करो। पूरा उनको निकालो मत, उनको पड़े रहने दो वहां पे, उनको बाद में अच्छे से डिस्पोजल करो जिससे फास्ट डिस्पोजल हो सके और प्रॉब्लम्स ना आए। यानी वैल्यूएबल रीयूजेबल हार्मफुल पार्ट्स नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल। कुछ अंदर अगर फटने वाला हो, ऐसा पार्ट हो, बैटरी, तो वो चीज पूरी इजीली एक्सेसिबल हो, जिससे जल्दी निकाल के उसका कुछ कर लिया जा सके अगर कुछ इमरजेंसी आए तो। और बैटरी रीयूजेबल भी होती है, तो वो भी आपको ये चीज इजीली मिलनी चाहिए सामने के सामने। शॉर्ट टर्म एफर्ट टाइम टू रीच द पार्ट इन क्वेश्चन, तो ये पार्ट आपको इजीली मिलनी चाहिए। मतलब ये कन्वीनियंस के लिए गाइडलाइंस है कि आप ये करोगे तो आपकी डिसअसेंबली अच्छी होगी और होच पहुंच नहीं होगी डिसअसेंबल करते टाइम। तो होता है डिजाइन फॉर सेफ्टी। The principle of design for safety is to bring the consideration of the actual potential hazards and risks to each product to forefront of the designer's work। Design for safety क्या करता है, इसका पूरा इंपॉर्टेंस होता है सेफ्टी पे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो जब आप डिजाइनिंग का मेन है, डिजाइनिंग जब आप करते हो तो आप ये पहले सोच के करते हो कि जो मैं डिजाइन कर रहा हूं वो बाद में जाके सबके लिए सेफ हो। बाद में जाके मतलब इसमें जो मैं डिजाइन करता हूँ इसमें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई चोट ना लग जाए, कोई मर ना जाए इस डिजाइन पे काम करते करते, असली में मैन्युफैक्चर कर ली जाएगी। वैसे डिजाइनर आपको सोचना पड़ता है कि हाँ कि मैं सही बिल्कुल रिस्क फ्री चीज बना रहा हूँ। इसके लिए एक्चुअल पोटेंशियल हैजर्ड्स, मतलब जो असली में ऐसी गलतियां, खतरनाक चीजें जो कि डिजाइन में हो सकती हैं जिसकी वजह से दूसरों को चोट वगैरह लग सकती है, और रिस्क जिससे लोग हर्ट हो सकते हैं, इस टाइप की चीजों को आपको अपने दिमाग में रखते हुए आपको वर्क करना। डिजाइनर जो होता है, डिजाइनर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाएगा। सेफ डिजाइनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल मेजर। डिजाइन के टाइम ही आप इन इश्यूज को फिक्स कर दो। अभी आप देखो कि लोग बेकार सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो उल्टे घपले करके डिजाइनिंग करते हैं और उन घपलों की वजह से बिल्डिंग्स गिरती हैं। फिर करप्शन वाली बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग गिर गई, जिसके नीचे बेस नहीं बनाता, अभी वो टावर गिराए थे, तो इन्हीं वजह से होते हैं कि डिजाइनिंग अच्छे से नहीं की गई हो। इज द मोस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल मेजर विच इज अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग द हैजर्डस सोर्स। जो घपले हैं डिजाइन में, जो कि मतलब बाद में जो बड़े कांड हो सकते हैं जिन चीजों से, वो आप सोर्स से ही रिमूव कर दो। इस सोर्स पे आप जो जड़ से ही खत्म कर दो तो बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। डिजाइन में ही खत्म कर दो, डिजाइन अच्छे से करो।
Its main objectives are promote early involvement, effective cooperation और communication of all stakeholders. Stakeholders का क्या मतलब है? जितने भी लोग उस चीज के बनने में इन्वॉल्व हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे, ये तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, मजदूर भी होंगे, इसमें तुम्हारे मटेरियल जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो सब लोग स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो अर्ली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनका, पहले से वो इन्वॉल्व रहे, ऐसा नहीं जब उनका काम हो तभी आए वो डिजाइनिंग के काम से सोचें, दिमाग लगाएं कि भाई ऐसी डिजाइन है, इसके बेस पे हमें ये मटेरियल लाना है, इसके बेस पे हमें ये इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, इस हिसाब से हमें ये जमीन चाहिए, इस हिसाब से ऐसा ये वाली ईंट यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ये चीजें पहले से सोच के रखनी चाहिए। और उन सब में कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, सब एक साथ मिलके पहले से काम करें, पहले से भी काम करें और मिलके भी काम करें। कम्युनिकेशन उनमें अच्छा रहना चाहिए, बाद में घपले नहीं होने चाहिए कि इसने कुछ और कहा था और हम ये ले आए, हमने लोहा मंगाया कोई तांबा ले आया, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए बाद में। तो टाइमली ऑफ रिलेवेंट एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उनको टाइम पे ही अच्छी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए, पहले से ही बता देना चाहिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मतलब उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए डिजाइनर को। Improve clarity on the demarcation of the roles and responsibilities of the parties responsible for coordinating and providing relevant project data, risk on all stages of project. Improve clarity on demarcation of the roles. जब आप roles बना रहे हो अलग अलग, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत अलग अलग रोल रहते हैं, कोई डिजाइनर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, तो ये चीज सबको बता दी जाए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कि ये घपला अगर होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, ये चीज आदमी पहले को पता होनी चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्रोवाइडिंग रेलेवेंट प्रोजेक्ट डाटा, जिस भी रिस्क, हर प्रोजेक्ट बनाने की स्टेज होती है, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ रिस्क होती है, हर स्टेज पे घपला हो सकता है, इसके लिए उन सबको रेलेवेंट प्रोजेक्ट डाटा रहे कि इस जगह पे यहाँ पे ये गलती हो सकती है तो हम ये गलती अवॉइड करें, ऐसी सबको, हर रिस्पॉन्सिबल आदमी को ये डाटा होना चाहिए। ये अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आइडेंटिफाइंग द आउटपुट्स ऑफ डिजाइन फॉर सेफ्टी एप्लीकेशन प्रोसेस एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन मैटर। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा लिखने में बड़ा है, पर आपको बस जब अगर रिस्क हैवी तो अब उसको कम करने का क्या तरीका है, आपको उस पर भी ध्यान देना है कि एक ये वाली रिस्क है तो इसको कम करने का क्या है। मान लो बैटरी फट सकती है तो कुछ जुगाड़ करो जिससे बैटरी फट भी जाए तो इतना नुकसान नहीं हो कि कोई आदमी मर जाए जो कार में बैठा हुआ है। कुछ भी ऐसी, जैसे अगर मोबाइल गिर गया तो आपका, अगर मोबाइल अगर गिरा है तो आपको उसकी रिस्क वो होनी चाहिए कि मोबाइल गिरा तो कम से कम कांच पूरी तरह ना फूट के बिखर ना जाए, स्क्रीन गार्ड टूटे तो कम से कम ऐसा नहीं कि पूरी जगह बिखर गया, कोई लग जाए। इस तरह से आपको रिस्क में ध्यान देना है। अब ये डायग्राम है, इसको पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता इस तरह से कुछ बहुत ज्यादा वैसा है ये ऊपर से पढ़ना। ये पूरा यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया।